Hello everyone. Again, welcome to the Learn Trading, and this is the another series. We can call it a second chapter about trend line, support, resistance, or you may call it a supply and demand area as well. So, in this series, we will learn that in the previous series, हमने ये देखा था कि जो मार्केट के स्विंग हाई और स्विंग लो होते हैं उसमें कहाँ पर मार्केट रिवर्सल लेता है और कहाँ पर मार्केट रिवर्सल लेने के साथ साथ ट्रेंड को फॉलो करता है या ट्रेंड को फॉलो नहीं करता है। तो वहाँ पर आपने सिर्फ और सिर्फ कैंडलस्टिक पैटर्न को देखा था कि हाँ, अगर एक कैंडलस्टिक पैटर्न हमें शो कर रहा है कि ये रिवर्सल कैंडलस्टिक पैटर्न है तो उसके बाद मार्केट मे टेक रिवर्सल्स और द स्टॉक मे टेक रिवर्सल्स। बट वहीं पर क्यों वो कैंडलस्टिक का फॉर्मेशन उसी पर्टिकुलर प्राइस रेंज के पास कैसे हुआ, आज हम इसको सीखेंगे। सपोज जैसे वापस से मैं यहीं पर आता हूँ 17 जून का जो स्विंग लो है, अभी लेटेस्ट जो मार्केट में सेलिंग हुई थी और जो लास्ट स्विंग लो आया था यानी 2022 का जो लोएस्ट प्राइस है इंडेक्स में निफ्टी 50 में वो यही है। 17 जून की डेट का जो है लोएस्ट 15,183। तो यहीं पे ऐसा क्यों हुआ, सपोर्ट और रेजिस्टेंस जैसा, या फिर ये जो अप्रैल में था तो यहाँ कैसे हुआ। ये अगर हम बात करें तो ये इन द वीडियो यू कैन सी द 19 अक्टूबर, यहीं पर मार्केट का टॉप क्यों हुआ लास्ट ईयर, फिर यहाँ क्यों हुआ और यहाँ क्यों हुआ, इन्हीं जगहों पर रेजिस्टेंस क्यों मिला। तो ये सारे क्या होते हैं, ये एक रेजिस्टेंस एरिया कहलाते हैं जहाँ पे मार्केट जाता है एंड उसके बाद प्राइस आके मूवमेंट नहीं कर पाता। उसे एक रेजिस्टेंस फेस करना पड़ता है, रेजिस्टेंस यानी अवरोध फेस करना पड़ता है। जो साइंस के स्टूडेंट होंगे वो इस वर्ड से ऑलरेडी फैमिलियर होंगे इस टर्म से कि व्हाट रेजिस्टेंस इज। तो जनरली ऐसी मार्केट में भी एक रेजिस्टेंस होता है कि एक टाइम तक मार्केट बढ़ गया बट कहीं ना कहीं जाकर तो रुका, बिकॉज यू नो दैट मार्केट इज़ अ वेरी डायनेमिक सब्जेक्ट। तो उसमें क्या है कि और बहुत ही एडवांस में चलने वाली चीज़ है एंड इसमें ऐसा नहीं होता कि अगर थोड़ी सी इंप्रूवमेंट होनी है तो मार्केट आपके हिसाब से मूवमेंट नहीं देगा कि उसे 1% बढ़ना है 2%, तो अननेसेसरीली वो ज़्यादा भी बढ़ सकता है, उसके बाद करेक्ट भी हो सकता है, कम बैक भी कर सकता है। तो दैट्स द डायनामिक्स ऑफ मार्केट। So without wasting further time, I would like to show you कि इस सपोर्ट और रेजिस्टेंस को या इस स्विंग हाई और स्विंग लो के बाद जो मार्केट रिवर्सल लेता है उसे फाइंड आउट करने के लिए हम किन किन चीज़ों का यूज़ करते हैं। जनरली हम ट्रेंड लाइन का ही यूज़ करते हैं। सब कैंडलस्टिक के बाद जो सेकंड बेसिक चीज़ आती है ट्रेडिंग सीखने के लिए वो होती है हमारी ट्रेंड लाइंस, जो ट्रेंड को आइडेंटिफाई करने में हेल्प करती हैं। ट्रेंड लाइन पे ही हमारा सपोर्ट होता है या रेजिस्टेंस होता है। ट्रेंड लाइन जिस जिस जगह सर पास हो रही है, जिस जिस चार्ट पे जहाँ से जिस एरिया से वो पास हो रही है वो एरिया या तो सपोर्ट कहलाएगा या रेजिस्टेंस कहलाएगा। मतलब उस ट्रेंड लाइन के पास प्राइस आने के बाद या तो आगे नहीं जाएगा, वापस लौट जाएगा, या उसे क्रॉस करके जाएगा तो कैसे जाएगा, ये चीज़ें भी हम सीखेंगे। एंड वही एरिया डिमांड और सप्लाई भी कहलाता है। सपोज अगर आप कर्सर से देखो ये एरिया, यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे सप्लाई जोन आ गया। सप्लाई का मतलब अब डिमांड तो यहाँ से यहाँ तक चलती हुई आ ही रही थी बट यहाँ तक आते आते अब वो सप्लाई जोन आ गया। अब यहाँ से प्राइस में सप्लाई आएगी, सप्लाई यानी सेलिंग आएगी, फिर मार्केट नीचे गिरेगा। फिर यहाँ पे डिमांड जोन था कि नहीं, यहाँ पे डिमांड जोन क्या होता है, क्योंकि अब मार्केट सस्ता हो गया लोगों की नज़रों में, या फिर इंस्टीट्यूशंस जो ट्रेडर होते हैं, इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर, या जैसे कहते हैं बड़ा पैसा, बिग मनी, यानी बिग इंस्टीट्यूशन दैट ड्राइव्स द मार्केट। बिकॉज ऑब्वियसली अगर रिटेलर्स के पैसे से मार्केट नहीं चलने वाला, जनरली इट रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ बाइंग फोर्स एंड वो बाइंग फोर्स आता है बहुत ही ज़्यादा बड़े अमाउंट्स है। सीधी सी बात है, जिस किसी स्टॉक में कंसिस्टेंटली लगातार बाइंग होगी तो वो नीचे नहीं जा पाएगा। एंड उस बाइंग की डायरेक्शन तय करती है जैसे फ्लो ऑफ मनी, कितना ज़्यादा मनी उसमें फ्लो हो रहा है, कितना ज़्यादा उसमें बाइंग ज़्यादा एग्रेसिव है, बायर ज़्यादा डोमिनेंट है। तो यहाँ पर बायर्स डोमिनेंट थे, जिन्होंने क्या करा, इससे नीचे नहीं आने दिया, ऊपर ले गए। कैंडलस्टिक पैटर्न की फॉर्मेशन आपको दिखाई जो हूँ, यहाँ पे भी बायर्स डोमिनेंट थे, यहाँ पर भी इससे नीचे नहीं आने दिया, यहाँ पे भी बायर्स डोमिनेंट थे, और यहाँ ऊपर वाले जो स्विंग आई यहाँ सेलर्स डोमिनेंट थे। तो हमें करना क्या है, जैसे मार्केट फर्स्ट टाइम कहीं किसी एक रीजन में पहुंचा, वहां तक हम ये आइडेंटिफाई नहीं कर सकते या श्योरिटी के साथ कि वो इससे आगे जाएगा या नहीं जाएगा। ये एक प्रोबेबिलिटी की चीज़ है। हाँ, हम कुछ चीज़ें फॉलो कर सकते हैं, फिबोनाची रिट्रेसमेंट या फिबोनाची एक्सटेंशंस, बट वी कांट बी सो श्योर, और वी कांट बी श्योर एट 100% नहीं। तो हम क्या करते हैं कि वहाँ से अगर मार्केट रिवर्सल लेता है प्राइजेक्शन के दो तो हम ट्रेड इनिशिएट करते हैं। बट सेकेंड टाइम के लिए हम क्या करते हैं, सेकेंड टाइम के लिए हम ट्रेंड लाइन का यूज़ करते हैं। उन्हीं मेजर मूवमेंट या मेजर चेंज डायरेक्शन के जो पॉइंट थे या मेजर डिफ्लेक्शन या रिफ्लेक्शन के जो पॉइंट थे जहाँ से मार्केट
ने अपनी डायरेक्शन चेंज करी थी वहाँ से। सपोज ट्रेंड लाइन ड्रॉ करने के लिए सबसे पहले क्या करते हैं, आपने डिस्प्ले पर अपने लॉगिन कर लिया, सिस्टम खोला, अब आपके सामने ये निफ्टी का चार्ट आ गया। ठीक है, लगभग लगभग जो आइडियली निफ्टी का चार्ट होता है उसमें हमें 8 से 10 महीने का चार्ट हमारे सामने रहता है। ये जैसे ये अक्टूबर, सितंबर, अगस्त, जुलाई, जून, अप्रैल, मई, फैब, जैन, लास्ट साल, पिछले साल, फिर दिसंबर, नवंबर, अक्टूबर, तो लगभग 1 साल से लेकर 10 महीने तक का या 8 महीने तक का चार्ट हमारे सामने रहता है। और इतना ये सफिशिएंट होता है छोटे टाइम फ्रेम पर एनालिसिस करने के लिए। डे चार्ट है मेरे सामने, ट्रेंड लाइन हम डे चार्ट पे भी लगा सकते हैं, वीकली चार्ट पे भी लगा सकते हैं, मंथली चार्ट पे भी लगा सकते हैं, ये बात ध्यान रखिएगा। परंतु लेकिन जितना मेजर टाइम फ्रेम आप यूज़ करेंगे, जो बड़े लेवल का टाइम फ्रेम, उसकी ज़्यादा वैल्यू होगी। एक बेसिक सी बात है, ये ऐसे ध्यान रखिएगा। देखिए, एक एल्डर पीपल होते हैं, फिर आते हैं मिडिल एज पीपल या यंगर पीपल, फिर उसके बाद आते हैं बच्चे, किड्स। तो सीधी सी बात है, किसी की बात में उसका एक्सपीरियंस होता है। अगर कोई बड़ा इंसान कोई बात बोल रहा है तो उसकी वैल्यू ज़्यादा होगी। क्यों? इसलिए नहीं कि वो जस्ट बड़ा है, बट उसके साथ उसका एक एक्सपीरियंस है ना। एक उसकी लाइफ लॉन्ग जर्नी का एक एक्सपीरियंस है, वो उनके बेसिस पे कुछ बोल रहा है। छोटा जो बोल रहा है उसकी वैल्यू थोड़ी सी उनसे कम होगी, और जो और भी छोटा होगा उसकी वैल्यू कम होगी। तो सिमिलरली छोटे टाइम फ्रेम की एनालिसिस, यानी 1 डे की, 1 आवर की, ये ठीक ठाक होती है। इंटरडे की बातें मैं नहीं कर रहा हूँ। एंड अगर हम वीकली टाइम फ्रेम को कंसीडर कर रहे हैं, अगर हमने सपोज यहाँ से डे हटा दिया, सिलेक्ट करा, और यहाँ पे हमने सिलेक्ट कर लिया, ये देखिए 1 सेकंड का भी चार्ट दिखा देता है। ये जनरली जो पेड वर्जन यूज़ करते हैं उन्हें दिखाता होगा, वरना 1 मिनट, 3 मिनट, 5 मिनट, अभी समझ लीजिए इतना प्रिसाइज मूवमेंट तो वही देखेगा जो कंसिस्टेंटली चिपक कर बैठेगा डिस्प्ले से। तो यू डोंट हैव टू डू दैट। इंट्राडे ट्रेडिंग में एक चीज़ बीच में इंटरप्ट करके बोल रहा हूँ खुद को। जो लोग मेरे से कंसिस्टेंटली क्वेश्चन पूछ रहे हैं, सर इंट्राडे स्टॉक सिलेक्शन, इंट्राडे स्टॉक सिलेक्शन, अरे भैया इंट्राडे स्टॉक सिलेक्शन से का मतलब क्या है? मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, एक स्कैनर दे दूँ, मैं 50 स्कैनर आपको दे सकता हूँ इजीली। उसके बाद क्या होगा कि हाँ, वो एक ट्रेंड लाइन बना करके कि इस प्राइस के ऊपर निकले तो उसे खरीद लेना। अब कल क्या होगा इंट्राडे में, वो प्राइस ऊपर निकला, आपने खरीदा, फिर वो थोड़ी देर के लिए नीचे आ गया, आप पेशेंस लूज कर गए, आपने अपना स्टॉप लॉस बुक कर लिया, या आपने सोचा अभी ऊपर नहीं आ रहा, लॉस बुक कर लो, फिर 3 बजे के बाद या 2:30 बजे के बाद फिर उसमें रैली आ गई, वो निकल गया ऊपर। या जनरली जो हमारा इंटरडे में हम मार्जिन लेकर काम करते हैं, है ना, हमारी जो पोजीशन होती है इंटरडे होती है, वो कैरी ओवर पोजीशंस नहीं होती हैं। तो उसमें क्या है कि हम 10,000 रुपये का ट्रेड करते हैं, बट उसमें हम कितना सारा स्टॉक बाय करते हैं, लगभग 20,000, 25,000, 30,000 या 50,000 तक का स्टॉक बाय कर लेते हैं। अब हमने देखा शाम तक अब हमारे पास पैसे ही नहीं है 50,000 अकाउंट में कि हम उसे कन्वर्ट कर लें, आगे कैरी कर सकें पोजीशन को। तो हम क्या सोचते हैं, लॉस बहुत हो जाएगा, 1,000 2,000 का लॉस आ रहा है, हमने उसको बुक कर लिया। तो ऐसा करने के चक्कर में ना क्या करते हो, इंट्राडे के चक्कर में आप अभी मत पड़ो, बिगिनर हो। तो मैं उन लोग स्पेसिफिकली उन लोगों को बोल रहा हूँ जो कह रहे हैं कि इंट्राडे स्टॉक सिलेक्शन, इंट्राडे ट्रेडिंग इज द टफेस्ट थिंग। अरे बेट, ये तो कम से कम बेसिक चीज़ें तो सीख लो। आपकी ट्रेंड कैसे आइडेंटिफाई करते हैं कोई स्टॉक में, आप मतलब आप कैसे अज्यूम कर सकते हो कि इस लाइन के ऊपर जाएगा तो जाएगा? स्टॉक की मर्जी है, वो कहते हैं कि मैं सबके स्टॉप को सेट करूंगा फिर जाऊंगा। क्योंकि स्टॉक को भी ऊपर और नीचे ले जाने के लिए कोई तो है ना जो उसे ऊपर ले आ रहा है। और उसे क्या पता नहीं है कि हाँ, ये लाइन के ऊपर जब स्टॉक निकलेगा, यहाँ से ऐसे ऐसे करके निकलेगा कुछ भी, तो फिर यहाँ 50 लोग आ जाएंगे जो 10 20 40 50 100 शेयर खरीदेंगे दिन में, और सोचेंगे कि 5 रुपये ऊपर बढ़ गया, 10 रुपये ऊपर बढ़ गया, मेरे 1,500 रुपये का प्रॉफिट बन गया, मैं निकल जाऊँ। वो इतना बड़ा बेवकूफ़ थोड़ी है, बिग मनी वाला। वो जब बाय करेगा तो उस एक कैंडल में प्राइस बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, या इस तरह की चीज़ें होंगी। इसलिए इंट्राडे से थोड़ा सा बचें। इंट्राडे बहुत लास्ट में बहुत ही एक्सपर्ट लेवल पर करने की चीज़ होती है, जो बहुत एक्सपीरियंस लोग करते हैं। लाइक एटलीस्ट उन्हें कम से कम सीखने के बाद 1 डेढ़ साल का पोजिशनल ट्रेडिंग या स्विंग ट्रेडिंग का एक्सपीरियंस हो, उसके बाद इंट्राडे को आ जाता है। बिकॉज पोजिशनल में लॉस होने के चांसेस कम रहते हैं। अब जल्दी से आगे बढ़ते हैं। ये 1 डे का टाइम फ्रेम लगा हुआ है, मैंने यहाँ पे सिलेक्ट करा। अब मैंने क्या सोचा कि मुझे वीकली टाइम फ्रेम भी दिखा देता हूँ आपको। अब जो एक कैंडल है वो पूरा एक कैंडल एक हफ्ते को रिप्रेजेंट कर रही है। जैसे ये कैंडल है ना, ये 19 सितंबर इस पे डेट आ रही है। क्यों आ रही है? क्योंकि 19 सितंबर को मंडे था, आज है आई थिंक 21 और 22, टुडे इज 21। तो आज वेंसडे भी है, तो मंडे से लेकर अब ये सैटरडे तक का जो फ्राइडे तक का जो भी प्राइस एक्शन है वो इसमें हो जाएगा। यानी मंडे को अब यहाँ पे अगर मैं कर्सर रख रहा हूँ तो ओपन प्राइस दिखा रहा है 17,000, यहाँ जो है देखिएगा 17,540। तो मंडे को प्राइस ओपन यहाँ हुआ, और इस पूरे हफ्ते में, मतलब मंडे से लेकर आज वेडनेसडे अब तक जो सबसे लोएस्ट निफ्टी गया है वो है 17,429.70। बिसाइड द एल यू कैन सी जो हाई गया है निफ्टी, वो कितना हाई गया है?
हाई लिया है 70,919.30। अभी प्रेजेंटली आज की क्लोजिंग जो है वो 17,718 यानी 7,718। ठीक है। अब कल का दिन और है हमारे पास, थर्सडे है, उसके बाद फ्राइडे है। तो अभी 2 दिन और हैं, देखते हैं प्राइस एक्शन क्या होता है। क्या पता मार्केट ऊपर चला जाए नीचे चला जाए, वो हम चीज़ें बाद में देखेंगे, बट अभी उसको डिस्कस करते हैं। उसके बाद ये वीकली टाइम फ्रेम की कैंडल आपको पता चल गई। ये पूरे जो वीक में 5 दिन ट्रेडिंग होती है, तो पूरे 5 दिन की प्राइस एक्शन है एक ही कैंडल के अंदर शो कर रही है। पहले हफ्ते में प्राइस खुला कहाँ था, गया कहाँ था। तो अगर मैं यहाँ पे कर्सर रखूँ और ये देखूँ 8 अगस्त, 8 अगस्त को प्राइस क्या था मेरा, जो क्लोजिंग प्राइस था वो लगभग था 70,698, 70,700 मान लेता हूँ। और ओपनिंग क्या था, ओपनिंग था 70,400। तो 8 अगस्त से लेकर आज क्या डेट हो गई, आज हो गई 21 सितंबर, यानी एक महीना पूरा का पूरा मैं मान सकता हूँ। मतलब 22 दिन वो और 22 दिन वो, यानी लगभग 21 दिन, ये 40-41 दिन। तो पिछले 40 दिन से यानी मोर देन अ मंथ, एक महीना 10 दिन से प्राइस वहीं का वहीं है। ऊपर गया नीचे गया, ठीक है, बट डेवलपमेंट क्या हुआ, कुछ भी नहीं हुआ ना। प्राइस वहीं का वहीं है। अभी भी देख लीजिए, जो क्लोजिंग थी 17,693, वो 698, और आज क्या है 17,718, मतलब 15-20 पॉइंट का ऊपर नीचे का फर्क है। तो इसे कहते हैं वॉलेटिलिटी। प्राइस अपनी जगह पर है, मार्केट हो गया साइडवेज, बट ये जो ऊपर नीचे जो है, अब मार्केट की फितरत है एक जगह रुकेगा नहीं, तो वो ऊपर नीचे कर रहा है। अच्छा, प्राइस वो ऊपर भी नहीं आ सकता था, क्यों नहीं आ सकता था, पर क्यों नहीं गया, क्योंकि यहाँ पे कहीं ना कहीं तो रेजिस्टेंस है। बिकॉज 40 दिन से मार्केट ये 18,000 के ऊपर नहीं जा रहा, तो ये रेजिस्टेंस है। अब इस रेजिस्टेंस को हमने आइडेंटिफाई कैसे करा, मैं ट्रेंड लाइन पे ही आ रहा हूँ। तो जो भी मैंने अभी इतनी देर से आपको कहानी सुनाई, बातें सुनाई, वो जिन लोगों को लग रहा होगा कि वीडियो लेंदी हो गई, बोर हो गए, बट दैट्स अ पार्ट। जब भी आप पेड क्लास ज्वाइन करो, या मैंने भी जो लोगों के पेड कोर्सेज वगैरह ज्वाइन करे थे, तो उसमें हुआ होता क्या है, वो डिटेल में सारी बातें बताते हैं। तो हमें ना बहुत से लोगों को बोरियत लगती है कि अरे सर जल्दी से बस ट्रेंड लाइन बताओ, कहाँ से कहाँ तक की ड्रॉ करनी है, और बस प्राइस निकले मैं भागूँ से बस पकड़ूँ और स्टॉप लॉस लगा के बस मैं पैसा कमाना शुरू कर दूँ। ऐसा नहीं होता। एक एक चीज़ को ढंग से समझना पड़ता है। बिकॉज सीधी सी बात है, ट्रेडिंग एक ऐसा बिजनेस है जिसमें स्पेकुलेशन होता है। इट इज़ अ गेम ऑफ प्रोबेबिलिटी। आप यहाँ पैसा लगा रहे हो कमाने के लिए, बट आपका पैसा जा भी सकता है। तो किसी बिजनेस में आपने 1 लाख रुपए लगाया, और अगर वो जाते जाते साल के एंड में 50,000 हो गया, ठीक है, तो यानी आपने कितना पैसा खोया, 50%। 100 का 50 यानी 50% खो दिया। अब अगर आप चाहते हो कि मैं उसी पैसे से ट्रेडिंग करूँ 50,000 से, और रिकवर करके वापस 1 लाख तो पूरा बना लूँ, जिसमें कि आप फिर से लॉस भी कर सकते हो, प्रॉफिट भी, और टैक्स और ब्रोकरेज तो दोगे ही दोगे। तो आपको पता है कितना रिटर्न बनाना है, 50,000 में 50,000 और रिटर्न बनाना है, यानी 100%। आपने खोया कितना था अपने कैपिटल पे, 50%। अब आपको रिटर्न कितना बनाना है, 100%, दुगना। परसेंटेज वाइज रिटर्न देखो, तो यानी 50,000 को डबल करना है अब आपको। या आप 1 लाख को तो डबल नहीं कर पाओ, उसे तो आपने आधा कर दिया। अब आप 50,000 से विश कर रहे हो कि मैं इसे डबल कर दूं ट्रेडिंग में। तो इसीलिए ट्रेडिंग इज अ काइंड ऑफ ए स्पेकुलेटिव बिजनेस। डेफिनेटली इंट्राडे ट्रेडिंग इज अ प्योर स्पेकुलेशन, कोई साइकोलॉजी कुछ नहीं होता वहाँ पर। अगर जो इंट्राडे ट्रेडिंग इज 90% स्पेकुलेशन, बट हाँ, वही लोग उसमें सक्सीड होते हैं जो ऑलरेडी उस एक स्टॉक को कंसिस्टेंटली एक हफ्ते से एक महीने से ट्रैक कर रहे होते हैं। यहाँ अब इसमें मूवमेंट आ रहा है, ये यहाँ से इसने सपोर्ट ले लिया, अब ये चल रहा है, अब ये ब्रेकआउट देगा, तो इसमें पॉसिबिलिटी आएगी। इंट्राडे ट्रेडिंग में वो सक्सेसफुल होते हैं, और इसलिए सक्सेसफुल होते हैं क्योंकि वो पूरा एक महीने से ट्रैक कर रहे हैं, प्लस उस एक महीने में उन्हें ये पता है कि इसने स्विंग यहाँ पे लिया और यहाँ से रिवर्सल लिया, तो ये मेरा पॉइंट हो गया सेफ्टी का। यहाँ से मार्जिन ऑफ सेफ्टी अच्छा है, यहाँ से अगर मैं खरीदूंगा तो नीचे मुश्किल से 10-20 रुपए जाएगा, जो मेरा लॉस होगा मैं बियर कर लूंगा। अदर देन दैट, अगर ये ऊपर जाएगा तो 50, 60 या 100 रुपए एक्स्ट्रा मेरे को फायदा दे सकता है। तो वो लोग इंट्राडे ट्रेडिंग में सक्सेसफुल होते हैं। और जैसा कि ये फिर से आ गया टेक योर ट्रेडिंग टू द नेक्स्ट लेवल, हम वही कोशिश कर रहे हैं भाई। मैं लॉगिन नहीं करूँगा, मैं सिर्फ फ्रेश कर देता हूँ पेज को, बिकॉज अभी मैंने खास कुछ ड्राइंग करी नहीं है। सो लेट्स वेट। एंड हाँ, ट्रेडिंग में ट्रेंड लाइन की जो हम बात करने वाले थे, अब मैं आपको वहीं पे लेकर चलता हूँ। ये मेरे सामने वीकली चार्ट है निफ्टी का। तो जो मैं बोल रहा था कि ये मार्केट इसके ऊपर नहीं गया, यहाँ कोई ना कोई रेजिस्टेंस होगा। तो मैं बताता हूँ रेजिस्टेंस क्या था। ये देखिए, यहाँ पे चलते हैं। ये एक दोजी पेंडल बनी थी, वीकली टाइम फ्रेम पे दोजी बनी थी, यानी इस पूरे हफ्ते में न्यूट्रल प्राइस एक्शन था। प्राइस ऊपर गया नीचे गया, पर क्लोज वहीं हुआ जहाँ पे ओपन हुआ था। ये है 4 अप्रैल की कैंडल। इसका हाई क्या था, 18,114। अब क्या है, 18,114 में इस हाई प्राइस के ऊपर प्राइस गया नहीं,
यानी यहाँ पर ऊपर नहीं गया क्योंकि यहाँ रेजिस्टेंस था, तभी तो नीचे आया होगा। ऑब्वियसली प्राइस में तो रेजिस्टेंस फेस करा, अब आप मानो ना मानो प्राइस वहाँ से इतना रिजेक्ट हुआ कि यहाँ से चलना स्टार्ट करा था। यहाँ वैल्यू थी 15,682, इतना नीचे आया कि यहाँ पे आया, थोड़ा सा सपोर्ट ले लिया, क्यों? क्योंकि यहाँ पे सपोर्ट था तो यहाँ से ऊपर गया था। यहाँ से गिरते गिरते नीचे आया, फिर यहाँ से थोड़ा सा सपोर्ट लिया, मजबूरी थी क्योंकि एक बार सपोर्ट मिला था तो दूसरी बार तो मिलना ही था, पर वो सपोर्ट ज़्यादा इफेक्टिव नहीं था, थोड़ा सा बाउंस लिया, फिर उसे भी तोड़ के नीचे चला गया, यानी रेजिस्टेंस तो यहाँ था। अब इस रेजिस्टेंस के ऊपर अगर प्राइस को जाना था तो प्राइस ने यहाँ से फिर से रिकवरी दिखाई, फिर मार्केट ऊपर आया, चीज़ें स्टेबल हुई, चीज़ों में इम्प्रूवमेंट हुआ और वॉर वगैरह सिचुएशंस ठीक हो गई, थोड़ा सा इन्फ्लेशन कम करने लगे, ये जो अभी न्यूज़ चल रही थी, तो प्राइस वही है, मार्केट ने फिर ऊपर आने की कोशिश करी, बट इस रेजिस्टेंस को क्रॉस अभी तक नहीं कर पाया। तो मैं क्या करूँगा, ये जो ट्रेंड लाइन वाला आइकन है आप देख सकते हो, मैं इसे सिलेक्ट कर लूँगा, ठीक है। अब अगर मैं इसके इस एरो पे क्लिक करता हूँ तो मुझे ट्रेंड लाइन, एरो रे, इन्फो लाइन, एक्सटेंडेड लाइन, ट्राइंगल, हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टल रे, ये फलाना ढिमकाना बहुत सारी चीज़ें मिलने वाली हैं। इवन एंकर्ड वी वेब भी मिलेगी जिसका यूज़ मैं वो फर्दर मोर आपको बता दूंगा आगे। अभी मैं सिर्फ ट्रेंड लाइन की बात कर रहा हूँ, तो ये ट्रेंड लाइन है, मैंने इसे सिलेक्ट कर लिया। अब यहाँ पर इस पॉइंट पे इस कैंडल का जो हाई है वो क्या है, वो है 18,114। इसकी शेडो भी काफ़ी अच्छी बड़ी है अभी। तो यहाँ पे मैंने इसके पॉइंट पे इधर क्लिक कर लिया, एक क्लिक, फिर अपने माउस को पकड़कर मैं इधर शिफ्ट करूँगा, ठीक है, और यहाँ तक थोड़ा सा इधर तक ले आऊँगा, थोड़ा आगे तक ले आता हूँ, यहाँ पे क्लिक कर दिया। यहाँ से आप कैंडल अपनी ट्रेंड लाइन की साइज वगैरह चेक कर सकते हो, जैसे 2px है, इसे 1 कर दूंगा तो कैंडल थोड़ी पतली हो जाएगी, थोड़ा सा हम थिक रखते हैं ताकि विजिबिलिटी अच्छी रहे। ये पेंसिल है, यहाँ से पेंसिल के कलर सेलेक्ट कर सकते हो आप, इसे ब्लैक भी कर सकते हो, ब्लू ग्रीन जो भी कर लो, ये सब इसके एडवांस फीचर्स। तो मैंने इसे ब्लैक कर दिया ताकि हाईलाइट ज़्यादा अच्छे से हो जाए। तो मैंने क्या करा, एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करी। अब इस ट्रेंड लाइन में एक खासियत है, खासियत नहीं है, मतलब ये एक इस ट्रेंड लाइन है किस तरह की, तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, ये है हॉरिजॉन्टल ट्रेंड लाइन रेजिस्टेंस। ओके, ये है मेरा हॉरिजॉन्टल ट्रेंड लाइन रेजिस्टेंस। अगर प्राइस कंसिस्टेंटली नीचे आ रहा है, किसी एक पॉइंट पे जा कर के वहां से गिरना स्टार्ट करता है, ट्रेंड लाइन के लिए बता रहा हूँ कैसे ड्रॉ करनी है, तो वहां से जब नीचे गिरना स्टार्ट कर दे और गिरता रहे गिरता रहे गिरता रहे, फिर एक पॉइंट के बाद वापस से उठना स्टार्ट करे, फिर प्राइस में इंक्रीमेंट होते होते वो उसी प्राइस के पास आ जाए जहां से वो पहले गिरा था। अब थोड़ा सा ध्यान रखने वाली बात है कि ज़रूरी नहीं है प्राइस एकदम एग्जैक्ट उसी पॉइंट पे आएगा, उससे 5 10 20 पॉइंट ऊपर भी जा सकता है, 2 4 5 10 15 17 18 पॉइंट नीचे भी जा सकता है, वहां से भी लौट सकता है। जैसे ये क्या है, ये 16 अगस्त है, तो पहले प्राइस यहाँ पे आया है ना, तो अब लोग, आप कुछ लोग होते हैं जो सेल करने के लिए वेट करते कि नहीं यहाँ पे ये इस प्राइस के पास का रेजिस्टेंस है, मैं बेचूंगा। आप सोचो नहीं, 18,137 या इसका हाई गया है 114 है, तो 114 ही आएगा तब बेचूंगा, ऐसा नहीं है। पहले गिर गया, फिर उठा, फिर यहाँ पे आया, अब यहाँ पे अभी हाई, इसके कैंडल का हाई क्या है रेड वाली का, 18,096, तो 114 अभी भी नहीं आया, बट पता तो है ना ये रेजिस्टेंस एरिया है। तो ये डायनामिक होता है, सपोर्ट और रेजिस्टेंस थोड़ा थोड़ा फ्रैक्शन में फर्क हो सकता है, बट ये प्रूफ कर रहा है कि एक रेजिस्टेंस है। अब मैंने इसे हॉरिजॉन्टल नाम क्यों दिया, क्योंकि एकदम ग्राउंड के पैरेलल है, जो ग्राउंड है उसके पैरेलल होगी ये लाइन, ग्राउंड के पैरेलल का मतलब हो गया हॉरिजॉन्टल, ये कहलाएगी ट्रेंड लाइन, और ये रेजिस्टेंस, ये रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन रेजिस्टेंस इसलिए बिकॉज इस ट्रेंड लाइन को ये रिस्पेक्ट कर रहा है, इसके ऊपर नहीं जा रहा। अगर इसके ऊपर निकलेगा तो हम क्या कहलाएंगे, प्राइस ब्रेकआउट, ब्रेकआउट ऑफ अ रेजिस्टेंस एरिया। ब्रेकआउट का मतलब होता है ब्रेकआउट ऑफ अ रेजिस्टेंस एरिया, ये रेजिस्टेंस प्राइस जोन। तो 18,114 है, मैं से मोटा मोटा मान लेता हूँ 18,150 से लेकर 18,000, ये पूरा एक 150 पॉइंट तक रेजिस्टेंस है, बट यहाँ पे और भी रेजिस्टेंस है। अब ये देखिए, ये वीकली कैंडल है, ये देखिए वीकली में बियरिश एंगल फेम बनी है। मैंने कैंडलस्टिक के टाइम पे एक बात बताई थी कि अगर वीकली में या मंथली में या डेली में जब भी कोई कैंडलस्टिक पैटर्न बनेगा तो उसका इफेक्ट उतना ही लंबा रहेगा। जैसे एक वीक में कोई कैंडलस्टिक पैटर्न बन गया, ये बन गया बियरिश, तो बियरिश बना है तो ट्रेंड चेंज हो गया, ट्रेंड चेंज हुआ तो एक वीक का जो होता है वो 4 हफ्ता 6 हफ्ता 10 हफ्ता भी रह सकता है। तो 1 2
3, 4, 5, 6, 7, 7 में यहाँ नीचे है। 7 हफ्ते तक, मैंने 6 से 10 हफ्ता बोला था, 7 हफ्ते तक आपको पता चल गया कंसिस्टेंटली प्राइस बेयरिश था, कंसिस्टेंटली नेगेटिव प्राइस एक्शन था। ठीक है, बेयरिश एनगल्फिंग का इफेक्ट देखा आपने वीकली टाइम फ्रेम पे। अब यही अगर डेली पे बनी होती तो 5-7 दिन रहा होता, जैसे डेली चार्ट आपने देखे भी होंगे इसके। तो ये आ गया। अब इस वीकली को मैं वापस से डेली पे ले जाता हूँ। ट्रेंड लाइन मेरी ऐसी ड्रॉ है, ठीक है। अब ये देखिए, थोड़ा सा इसे जूम आउट कर लेते हैं। ये था वो वीकली, यहाँ पे प्राइस यहाँ तक आ पाया। पहली बार मैं टच नहीं करा था बट यहीं से गिर गया, फिर दूसरी बार भी पूरा टच नहीं करा बट यहाँ आके गिर गया, है ना। ये रेजिस्टेंस था। अब यहाँ पर ये 3 साइड डाउन है, 3 ब्लैक क्रो थे, तो उनका इफेक्ट कुछ दिन तक रहा। फिर यहाँ पे बाउंस आ गया, या मार्केट साइडवेज हो गया। मार्केट को गिरना नहीं था तो मार्केट साइडवेज हो गया। साइडवेज के बाद मार्केट ने फिर गिरना स्टार्ट कर दिया। क्यों? क्योंकि भैया चीज़ें खराब हो रही हैं। इकोनॉमिक सिचुएशन बहुत ज़्यादा मार्केट पे इफेक्ट करती है। हमारे देश में बिजनेसेस पे स्लो डाउन आ जाए, इकोनॉमी पे स्लो डाउन आ जाए, महंगाई बढ़ जाए, यानी इंग्लिश में जैसे बोलते हैं इन्फ्लेशन, ये सारी चीज़ें मार्केट को बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट करती हैं, वो भी नेगेटिवली। पॉजिटिव इम्पैक्ट कब करता है? जैसे बिजनेस के रिजल्ट बहुत अच्छे आने लगे। जैसे किसी ज़्यादातर कंपनियों ने बहुत अच्छे रिजल्ट्स करे कि उन्हें इस बार बहुत अच्छा प्रॉफिट हुआ है, उनका लॉस था वो भी रिकवर हो गया, उन पे डेट कम हो गया, कर्जा कम हो गया। एंड अभी वार भी नहीं चल रहा हमारी कंट्री से। हमारी कंट्री जो इम्पोर्ट करती है, जैसे कि पाम ऑयल या ये जो कुकिंग ऑयल वगैरह हैं, ये रॉ, इनका जो रॉ मटेरियल है, रॉ ऑयल्स होते हैं, ये इम्पोर्ट करती है। क्रूड ऑयल है जिससे पेट्रोल डीजल बनता है। पेट्रोल डीजल मतलब बहुत बेसिक सी चीज़ है, ये महंगा तो 99% चीज़ें महंगी होने लगती हैं इसकी वजह से, बिकॉज ट्रांसपोर्टेशन हर चीज़ का होता है। ट्रांसपोर्टेशन में चाहिए फ्यूल जो कि पेट्रोल और डीजल है। कोल भी एक तरह का वो है, तो कोल महंगा होगा तब भी महंगाई बढ़ेगी। तो ये सारी चीज़ें जब बहुत ज़्यादा बढ़ने लगती हैं तो महंगाई बढ़ती है, और महंगाई बढ़ती है तो मार्केट पे नेगेटिव इफेक्ट आता है। क्यों आता है? क्योंकि जब ट्रांसपोर्टेशन महंगा हो रहा है, पेट्रोल डीजल, तो मार्केट में भी क्या होगा, कंपनीज को भी इफेक्ट पड़ेगा, उनकी भी कॉस्ट बढ़ जाएगी। तो मार्केट में जब पॉजिटिव चीज़ें आती हैं, मैंने आपसे कहा था, तो मार्केट बढ़ता है। जून में क्या हुआ, इन्फ्लेशन बहुत बढ़ गया, ये सब हो गया तो मार्केट गिर गया। अब मार्केट को उठने के लिए क्या चाहिए था? अभी आप अगर रेगुलर बेसिस पे कंपनीज को ट्रैक करो तो देखोगे, स्क्रीनर डॉट इन पे चले जाना, वहाँ पर आपको कंपनीज के रिजल्ट अच्छे अच्छे पता चल जाएंगे। मतलब अब लेटेस्ट तो उन्होंने बहुत अच्छे अच्छे रिजल्ट पोस्ट करे हैं पिछले क्वार्टर से, और पिछले साल के इस सेम क्वार्टर से, यानी अप्रैल में जून से। तो इसलिए मार्केट में ग्रोथ अच्छी खासी आ गई, बट इसके ऊपर नहीं जा पाया। सिमिलरली ये भी एक रेजिस्टेंस था, तो ये प्राइस भी इसके आसपास ही आया बट ऊपर नहीं गया। ऐसे ये एक रेजिस्टेंस था, तो ये भी प्राइस इस रेजिस्टेंस के आसपास आया, ऊपर नहीं गया। मानते हैं? बट मैं क्या करूँगा, हॉरिजॉन्टल ट्रेंड लाइन तो मैंने आपको ड्रॉ करना सिखा दी, ठीक है। अब आपको एक इंक्लाइन ट्रेंड लाइन ड्रॉ करना सिखाता हूँ, जिससे दो तरह की ट्रेंड लाइन होती हैं। बेसिक एक हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल नहीं होती। वर्टिकल कुछ भी नहीं होता, वर्टिकल इज फॉर प्राइस एक्शन, प्राइस की एक्सेस होती है। ये होती है हॉरिजॉन्टल लाइन, ट्रेंड लाइन, और एक होती है इंक्लाइन ट्रेंड लाइन। या तो ऐसे टेढ़ी होगी या फिर इतनी टेढ़ी होगी। तो मैं फिर से एक ट्रेंड लाइन सिलेक्ट करूंगा, ठीक है। अब मैंने क्या करा, मार्केट का ऑल टाइम हाई क्या है, ये। इस कैंडल का हाईएस्ट पॉइंट क्या है, 18,604, 18,604 लगभग, यहाँ पे क्लिक कर दिया। अब मुझे नहीं पता आगे मार्केट कहाँ तक गया, मैं फ्रेश हूँ, मुझे नहीं पता यहाँ इधर उधर ये है, ये है नहीं है, ये है नहीं है, मुझे भी कुछ नहीं पता। अभी ये है, फिर मैंने देखा मार्केट गिर गया, फिर मैंने देखा कि मार्केट उठ भी गया। तो जब उठा तो यहाँ तक उठा, फिर गिरने लगा। तो मैं क्या करूँगा, एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर दूंगा ऐसा कि भैया मार्केट यहाँ पे था, गिरा, फिर यहाँ तक गया, यहाँ से गिरा। तो मैंने इन 2 पॉइंट से ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर दी। अब नेक्स्ट टाइम मुझे क्या करना है, नेक्स्ट टाइम जब मार्केट गिर रहा है तो मैं क्या देखूंगा कि मार्केट कहीं तक भी गिरा, बट मार्केट अब ऊपर जाएगा, ऊपर जाएगा तो दो जगह रेजिस्टेंस ले सकता है। या तो एक इस प्राइस के पास, ठीक है, ये जो मेरा प्राइस है, या तो यहाँ पे रेजिस्टेंस ले सकता है, या ये वाला जो हाई है यहाँ पे रेजिस्टेंस ले सकता है, या यहाँ पे इस प्राइस के साथ। या हो सकता है यहाँ पे ना ले, नीचे से ही चला जाए। जैसे इस वाले प्राइस में देखो, ये ऊपर तक नहीं गया रेजिस्टेंस लेने, ये नीचे से ही बैक हो गया। तो ये वाला भी हो सकता है नीचे से बैक हो जाए। तो इसीलिए मैं इस ट्रेंड लाइन को थोड़ा सा यहाँ पे क्लिक करके उसको एक्सटेंड कर दूंगा ऐसे, थोड़ा और।
मतलब जब तक देखूंगा कि मार्केट यहाँ पे नहीं आ रहा, तो इस ट्रेंड लाइन पे हो सकता है मार्केट यहाँ पे आएगा, हो सकता है इस दिन नहीं ऊपर नहीं आता, वो आता कहता कि मैं तो 2 मई को ऊपर आना है, तो 2 मई तक अगर ऊपर आता तो यहाँ तक आ सकता था। तो एक अच्छे चांसेस थे कि मार्केट यहाँ तक आया, तो यहाँ तक भी जब आएगा तो रेजिस्टेंस ले लेगा या तो इस ट्रेंड लाइन पे, और अगर ऊपर निकला तो फिर इस वाले प्राइस पे रेजिस्टेंस ले लेगा या इस पे। सिमिलरली अब आज का जो प्राइस है हमारा वो ये है, तो इस प्राइस को ऊपर जाने के लिए पहला तो एक ये रेजिस्टेंस ही है हॉरिजॉन्टल वाला, ठीक है। दूसरा एक ए वाला हाई है, इसके पास भी 350 के पास रेजिस्टेंस ले सकता है, या जो ऑल टाइम हाई है इसके पास भी। तो मैं एक लाइन और ड्रॉ करूंगा और यहाँ पे क्लिक करूंगा और इस लाइन को हॉरिजॉन्टल रखूंगा और बहुत आगे तक के लिए रखूंगा, क्योंकि मुझे नहीं पता मार्केट यहाँ कब आएगा। हो सकता है दिसंबर में आए, हो सकता है कल आ जाए, हो सकता है पूरे साल ना आए, हो सकता है कुछ भी, और कुछ भी हो सकता है। तो अब मार्केट यहाँ अभी तक नहीं आया है इस लाइन के पास, तो क्या पता इस बार आ जाए, नहीं कह सकते। बट इस वाली लाइन के पास एक बार आ गया, ठीक है, जब दो बार आ गया तो हमें पता चल गया, हमने ट्रेंड लाइन ड्रॉ करी, फिर ये तीसरी बार आया। तो यहाँ तक हम काफ़ी लोगों को आइडिया था कि हाँ यहाँ से मार्केट रिवर्स ले सकता है, प्लस देखो मार्केट ने रिवर्सल लिया। फिर जब यहाँ से नीचे गिरने लगा तो हमने इस ट्रेंड लाइन पे बिलीव कर लिया कि हाँ ये ट्रेंड लाइन बहुत अच्छा रेजिस्टेंस है, मार्केट को ऊपर जाने के लिए इसे ब्रेक करना होगा। तो हमने इसे और एक्सटेंड कर दिया, ठीक है, और एक्सटेंड कर दिया। अब होगा क्या, अब यहाँ से जब मार्केट चला तो फिर यहीं से गिर गया, उसके बाद फिर मार्केट ने ऊपर जाना स्टार्ट कर दिया। तो ऊपर जब इस बार गया तो सब लोग ये सोच रहे थे कि यहाँ से मार्केट गिरेगा गिरेगा, बट देखो पहले भी यहाँ पे गिरा नहीं, यहाँ पे गैप के साथ ओपनिंग करी। अगर मैं इसे जूम करूँ तो यहाँ पे मार्केट इस लाइन पे आया ही नहीं ठीक से, ठीक है। मार्केट ने गैप के साथ ओपनिंग करी, यहाँ पे आया, थोड़ा सा गिरा पहले दिन, बट क्या कोई बेरिश कैंडलस्टिक थी, नहीं थी। ना दोजी थी, ना बियरिश इनगल्फिंग थी, ना ही बियरिश हरामी थी, ना ही इनसाइड डाउन थी, कोई भी कैंडलस्टिक नहीं थी ट्रेंड लाइन में। और कोई भी ऐसी कैंडल नहीं थी जो सेकंड डे फर्स्ट डे की कैंडल का लो ब्रेक करते प्रीवियस डे की। तो यहाँ पे ये बुलिश कैंडल बन गई, अब इसमें भी कुछ क्लैरिटी नहीं मिल रही। थर्ड डे क्या सोचा लोगों ने, वी शुड वेट, हमें वेट करना चाहिए कि जब तक एक बार तो कोई कैंडलस्टिक की कंफर्मेशन मिले, भाई ट्रेंड लाइन तो पता चल गई कि हम रेजिस्टेंस जोन में है। बट क्या हम सेल कर देंगे, नहीं। अगर यहाँ कोई बिना देखे प्राइस सेल कर देता, कहता नहीं ट्रेंड लाइन है यहाँ से तो मार्केट गिर ही जाएगा, तो वो करता 7715 पे सेल। उसके बाद वो स्टॉप लॉस कहाँ लगाता, वो कहता कि यहाँ का, मतलब आप समझ रहे हो, 17,700 से 18,143 का, मतलब 350 पॉइंट का स्टॉप लॉस लगा था। 350 पॉइंट का स्टॉप लॉस आसान लगाना नहीं, बहुत बड़ा स्टॉप लॉस होता है। एक लॉट में ही अच्छा खासा वो हो जाएगा, 5,000 की एक लॉट होती है, यानी 17,500 रुपये का एक लॉट में नुकसान। उसके बाद या तो यहाँ स्टॉप लगाता, या वो कहता कि ठीक है ऊपर 10 20 50 पॉइंट का लगा ले रहा हूँ। फिर क्या होता, 10 20 50 पॉइंट का स्टॉप लॉस लगता, और अगर मार्केट गिर जाता तो उसे ऐसा लगता कि मेरा ही स्टॉप लॉस हिट हुआ, मेरा लॉस हो गया, तो उसके बाद मार्केट नीचे चला गया। ऐसे ही केवल ट्रेंड लाइन को देख करके हमें सेल नहीं करना या बाई नहीं करना, हमें वहाँ पे जब ट्रेंड लाइन पे आ जाए तो हमें अलर्ट हो जाने कि यहाँ पर आ गया। अब यहाँ पे हम प्राइस एक्शन को ऑब्जर्व करेंगे कि कैसी कैंडल बन रही है, कैंडल बन रही है तो आगे फॉलो अप आ रहा है उस कैंडल का, नहीं। तो यहाँ पे देखो गैप के साथ ओपनिंग हो गई, यानी ये ट्रेंड लाइन तो कैंसिल हो गई। अब प्राइस ऊपर गया बट इसके आगे नहीं जा पाया, नहीं जा पाया। अब जब इसके आगे नहीं जा पाया तो यहाँ पर तो यहाँ तक भी नहीं गया, यहाँ से प्राइस नीचे गिर गया। अब जब यहाँ से नीचे गिर गया और ये कैंडल भी बन गई सेकंड कैंडल, तो क्या बिलीव हुआ लोगों को कि भाई ये ट्रेंड लाइन जो थी इस पर जो ब्रेकआउट दिया था प्राइस ने, सीधी सी बात है एक फॉलिंग ट्रेंड लाइन है, फॉलिंग ट्रेंड लाइन का रेजिस्टेंस है। अगर मैं इसको कहूँ फॉलिंग डाउनवर्ड ट्रेंड लाइन रेजिस्टेंस, ठीक है। अब इसको, इसका कलर थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं, और इसका भी, अरे शिट यार पूरी मेहनत बर्बाद हो गई। अब मुझे फिर से रिफ्रेश करना पड़ेगा, डोंट वरी। यस, मैं इसका कुछ करता हूँ, आई विल ट्राई कि बार बार आपको ऐसी परेशानी ना हो। तो हाँ, वीडियो भी काफ़ी लेंथी होता जा रहा है, तो ट्रेंड लाइन के लिए हमें क्या करना होगा, जल्दी से एक बार देख लेते हैं। ये रही मेरी वो ट्रेंड लाइन,
यहाँ पे देख रहे हो। उसके बाद यहाँ पे मैंने टेक्स्ट डाला, फॉलोइंग ट्रेंड लाइन ये हो गया। एंड ये जो ट्रेंड है ना, इसका भी कलर थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं, आप मजबूरी है। सो ये अब, और एक हमारी पुरानी ट्रेंड लाइन है ये। ठीक है, तो गैस जल्दी से एक बार देख लेते हैं इस ट्रेंड लाइन पे क्या हुआ। जब यहाँ पे प्राइस ऊपर निकल गया तो हमें लगा ब्रेकआउट है, जब ब्रेकआउट है तो बाई कर लिया होगा कुछ लोगों ने, बट बिना किसी इतने बड़े रनअप के बाद यहाँ पे बाई करना इज नॉट गुड, क्योंकि अगर ये ट्रेंड लाइन फेल हो गई तो प्राइस कितना भी नीचे जा सकता है, पैनिक सेलिंग आ सकती है। तो हम डायरेक्टली बाई नहीं करेंगे। हमने क्या देखा, ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट तो हुआ, बट वो ब्रेकआउट फेक आउट में कन्वर्ट हो गया, यानी ब्रेकआउट जो था वो फेक था, क्योंकि प्राइस ऊपर गया बट सस्टेन नहीं करा, नीचे आ गया। अब जब एक कैंडल बन गई, ये है हमारी बेयरिश एंगल्फिंग कैंडलस्टिक। ठीक है, आप लोगों को कल भी इसका एग्जांपल दिखाया था, आज फिर से जिन्होंने कल का वीडियो देखा होगा उनको ये डाउट क्लियर होगा। तो बेयरिश एंगल्फिंग हो गई, अब इसके बाद कुछ लोगों ने सेल ले लिया होगा, तो चलो ठीक है, उन्हें एक दिन का प्रॉफिट हो गया। पर कुछ लोगों ने क्या सोचा होगा कि भाई जैसे मार्केट यहाँ से गिरता हुआ और नीचे तक आया है, तो हम तो पोजीशन बना के रखेंगे पूरे महीने 15 दिन, वो सेलिंग चलती रहेगी। तो यहाँ बनाया होगा सेल, फिर उसके बाद यहाँ गया होगा, अब यहाँ तक अगर प्रॉफिट बुक कर लिया तो ठीक है, वरना नेक्स्ट डे यहाँ खुला, यहाँ भी प्रॉफिट बुक कर लिया तो बहुत अच्छी बात है, वरना फिर यहाँ पे आ गया मार्केट, और जिसने नहीं वेट करा होगा उसका यहाँ पे उसने अपना कहीं ना कहीं ट्रेलिंग स्टॉप लॉस बुक करा होगा। तो इससे एक बात पता चली कि ट्रेंड लाइन का फेक आउट हुआ, मतलब ये ब्रेकआउट नहीं था, ये फेक ब्रेकआउट था, और प्राइस नीचे आ गया, बट नीचे आने के बाद फिर इसके ऊपर आ गया। तो इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं साइडवेज मार्केट या रेंज बाउंड की। अब भाई मार्केट एकदम 150 पॉइंट की रेंज में तो नहीं रह सकता, इंट्राडे में भी नहीं रह पाता 150 पॉइंट का। तो ये मार्केट क्या है कि यहाँ 17,900 से 17,160 आया तो नीचे, भाई सीधी ज़्यादा ट्रेंड लाइन पे आया है, रेजिस्टेंस नहीं लिया, बट इस यहाँ पे एक ये रेजिस्टेंस है नहीं, एक इतना बड़ा रेजिस्टेंस है, इसको तो रेस्पेक्ट करेगा ना मार्केट। और ये भी एक बहुत अच्छा रेजिस्टेंस है, इसके ऊपर निकलेगा तो यहाँ चला जाएगा, यहाँ पे प्रॉब्लम होगी। और यहाँ से भी निकल गया तो जो ऑल टाइम हाई है, भैया ये इससे कैसे बच सकता है, नहीं बच सकता। तो तीन तीन रेजिस्टेंस थे। अब मार्केट सोचा था मैं इस पे ब्रेक करूंगा तो यहाँ अटकूंगा, यहाँ तोड़ूंगा, यहाँ, और यहाँ से निकला था, तो यानी तीन तीन चार चार तरह के रेजिस्टेंस है। तो मार्केट ने पहले तो ब्रेक कर दिया फॉरेन ट्रेंड लाइन का, बट इसे नहीं ब्रेक कर पाया, क्योंकि हॉरिजॉन्टल रेजिस्टेंस है। एंड अब यहाँ पे वो क्या कर रहा है, साइडवेज मूवमेंट हो गया, तो यहाँ पे कोई भी इसी अंदाजा नहीं लगा सकता कि क्या प्राइस एक्शन है। यहाँ से ऊपर देखो, यहाँ कोई कंफर्मेशन नहीं था, एकदम से गैप अप कैंडल बन गई, अब ये बन गई, इसका ब्रेकआउट इसमें देखो ये इनसाइड बार से बने, फिर उसके बाद यहाँ चला गया प्राइस, यहाँ के बाद फिर नीचे। अब यहाँ देखो, ये एक इवनिंग स्टार है, एक बहुत अच्छा एग्जांपल लगा रहा हूँ, ये एक इवनिंग स्टार है, परफेक्ट इवनिंग स्टार है। पर यहाँ पर इवनिंग स्टार के बाद नेक्स्ट मैंने आपको क्या बताया, अगले दिन उस कैंडल का लो ब्रेक होना चाहिए, होना चाहिए। तो जब कैंडल स्टिक का लो ब्रेक होगा तभी मैं सेल करूँगा, मानता हूँ। बट लो ब्रेक करने की एक रेड कैंडल बनती, यहाँ नहीं बनी, यहाँ क्या हुआ, यहाँ इतना गैप डाउन ओपन हुआ, यहाँ का जो क्लोजिंग था वो था 18,072। अगले दिन ओपन हो रहा है मार्केट 17,771, लगभग 300 पॉइंट नीचे। तो भाई यहाँ पे तो सेल करने का कुछ बनता ही नहीं है। प्लस यहाँ का प्राइस भी ओपन लो जैसा था, यहाँ पे जो ओपन था वही प्राइस का लो था, देखिए 17,771.815, और वही ओपन है वही लो है। तो मार्केट यहाँ पे आके क्लोज हुआ, इसके ऊपर नहीं जा पाया, तो यानी इसका लो तो ब्रेक हो गया, बट आइडियल कंडीशंस नहीं थी, रेड बियरिश कैंडल से ब्रेक नहीं हुआ। फिर क्या हुआ, नेक्स्ट डे जब ये बाइंग आ गई तो स्मार्ट ट्रेडर्स ने यहाँ पर शॉर्ट इनिशिएट इजीली नहीं करा होगा। फिर यहाँ पे बट रेजिस्टेंस था तो रेड कैंडल बन गई। अब इस रेड कैंडल ने इसका लो ब्रेक कर दिया, बट क्या यहाँ पे कोई पिक्चर क्लैरिटी है हमारे पास, नहीं, क्योंकि बीच में ग्रीन कैंडल ने कहानी खराब कर दी सारी। ये क्या है, ये ट्रैप करने की सिचुएशन होती है, क्योंकि ये ट्रैप, अगर इसे मैं ट्रैप नहीं मानूंगा तो ये बताइए इसके बाद प्राइस ऊपर गया, नहीं गया, प्राइस और भी नीचे चला गया, कितना नीचे चला गया, प्राइस आ गया यहाँ तक। अब यहाँ पे अगर कोई
खरीद लेगा, बाय कर लेगा, तो उसके बाद उसका स्टॉप लॉस कहाँ हिट होगा, या तो यहाँ या फिर वो यहाँ हिट कराएगा। इसीलिए ट्रेंड लाइन की रेजिस्टेंस के साथ साथ कैंडलस्टिक का फॉर्मेशन देखना बहुत ज़रूरी होता है। तो ये आई होप आपको ट्रेंड लाइन ड्रॉ करना का आइडिया पता चला होगा। अब देखिए, ये ट्रेंड लाइन है, ये एक बहुत बड़ी टाइम फ्रेम फ्रेम की ट्रेंड लाइन है। पिछले एक साल से ट्रेंड लाइन चल रही है और मार्केट इस ट्रेंड लाइन के ऊपर है। मैं मानता हूँ ऊपर है, जबकि ट्रेंड लाइन है यहाँ पे, मार्केट ऊपर है, बट कितना ऊपर है? मुश्किल से ये समझ लीजिए, यहाँ पर ट्रेंड लाइन के हिसाब से प्राइस होता 17,600, अभी 700 है, केवल 100 पॉइंट ऊपर है। और 100 पॉइंट निफ्टी का तो सुबह खुलता है मार्केट 5 मिनट की कैंडल में ही 100 पॉइंट कवर हो जाते हैं, पता भी नहीं चलता। तो ये बहुत बड़ी एक ट्रेंड लाइन है। इसको क्रॉस कर तो लिया, इसको क्रॉस, बट यहाँ पे कंसोलिडेट कर रहा है प्राइस, साइडवेज मूवमेंट दे रहा है, करेक्शन में है, रनिंग करेक्शन में, इसलिए। उसके बाद ये सारे रेजिस्टेंस हैं। तो निफ्टी जब तक बुलिश नहीं हो सकते हम, जब तक वो 18,000 एटलीस्ट इसे क्रॉस ना करे, क्योंकि इसे क्रॉस करेगा तो हो सकता है यहाँ तक आए 150 का, 350 200 पॉइंट का मूवमेंट और दे, और हो सकता है इसे और इसे रेस्पेक्ट ना भी दे, डायरेक्ट फिर वो नया हाई बनाने चला जाए। तो ये देखना होगा कि किस तरीके से मार्केट का मूवमेंट करता है। बट ये जो है, ये बहुत डाइसी मूवमेंट है। ये न्यू ट्रेडर या इंटरडे ट्रेडर के लिए नहीं बना, ये उनके लिए बना है जो एटलीस्ट 5 6 साल या 7 साल 10 साल के एक्सपीरियंस वाले ट्रेडर हैं एटलीस्ट। और वो लोग उस इंटरडे मूवमेंट को भी समझते हैं कि हाँ, मार्केट में क्या चीज़ें हैं, इसमें बहुत सारा डेटा वगैरह की स्टडी करते हैं। तो ट्रेंड लाइन से वो काफ़ी अलग लेवल की चीज़ हो जाती है। हम केवल ट्रेंड लाइन डिस्कस कर रहे हैं। दूसरा ये, मैं रेजिस्टेंस आपको बता दिया ट्रेंड लाइन पे कैसे देखते हैं। अब मैं आपको सपोर्ट बताऊंगा। तो सपोर्ट देखने के लिए भी यही एक तरीका है। मार्केट ने क्या करा, ये एक लो बनाया, फिर एक ये लो बनाया, ठीक है। अब मैंने सोचा कि मैं यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करता हूँ और यहाँ पे कर देता हूँ। क्या पता यहाँ से मार्केट ऊपर गया तो अगली बार यहाँ तक आए। अच्छा अच्छा, ओके, सॉरी दैट वाज अ फैमिली डिस्टर्बेंस। सो यहाँ से इस ट्रेंड लाइन को मैं और एक्सटेंड कर दूँ तो क्या मार्केट यहाँ पर आया? नहीं आया, तो ये मेरी ट्रेंड लाइन बेकार हो गई, ये मेरी ट्रेंड लाइन की मेहनत बेकार हो गई। अब मैंने क्या करा, मैंने इन दोनों लोज को जोड़ दिया, मैंने इसको छोड़ दिया, इसको और इसको जोड़ दिया, ठीक है। तो क्या मार्केट इस लो के बाद ये लो बनाया, फिर यहाँ से ऊपर गया। अब मैंने सोचा अब मार्केट इस ट्रेंड लाइन तक आया, तो क्या मार्केट इस ट्रेंड लाइन तक आया? नहीं आया। क्यों नहीं आया? रीज़न ये इसलिए नहीं आया क्योंकि ज़रूरी नहीं है मार्केट हर ट्रेंड लाइन को फॉलो करे। मार्केट हमारी ट्रेंड लाइन को फॉलो करने के लिए नहीं बना है। मार्केट की मर्जी होगी उस ट्रेंड लाइन को फॉलो करेगा। अब जैसे यहाँ पे तो नेचुरल था, यहाँ पे तो ट्रेंड लाइन थी नहीं, बट जब यहाँ से भी गिर गया तो ट्रेंड लाइन बना ली, तो यहाँ पे ट्रेंड लाइन आप पे आया। तो इस ट्रेंड लाइन को उसने पहली बार मैन मेड ट्रेंड लाइन को फॉलो कर लिया। सिर्फ एक बार करा इस ट्रेंड लाइन को फॉलो, मैं कह रहा हूँ यहाँ पे नहीं करा, क्योंकि जब यहाँ पे तो आप हवा में ट्रेंड लाइन मार ही नहीं सकते, यहाँ पे तो आपने हॉरिजॉन्टल लगाई। अब वो यहीं से गिर गया तो आपने ट्रेंड लाइन मार दी कि हाँ मैं ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर देता हूँ एक डाउनवर्ड इंक्लाइन। उसके बाद एक बार इसे रेस्पेक्ट करा सिर्फ टेक्निकली, और दूसरी बार करा ही नहीं, इसके के ऊपर चल रहा है। ऐसे ही मार्केट ने यहाँ पे भी इसे रेस्पेक्ट नहीं करा। अब मैं क्या करूँगा, क्या मैं ऐसा कर दूंगा? तो ये कोई मतलब नहीं हुआ। यहाँ पर आया, इस ट्रेंड लाइन को ठीक से क्या करा, ब्रेक नहीं करा। ये थोड़ी हद तक ठीक है, बट इट्स नॉट अ परफेक्ट ट्रेंड लाइन। क्यों नहीं है? क्योंकि आपको नहीं पता था ना कि मैं इस बार यहाँ पे करेगा तो यहाँ पे सपोर्ट देगा नहीं देगा। तो ये ट्रेंड लाइन का तरीका सही नहीं है, बट एक ट्रेंड लाइन बहुत अच्छी यहाँ पर ड्रॉ हो सकती है, वो है ये। मैं हर बार कुछ ऐसी चीज़ें ड्रॉ करूँगा, हर बार। ये मैंने बहुत सारी छोटी छोटी हॉरिजॉन्टल ट्रेंड लाइन ड्रॉ करी है। मार्केट यहाँ पे आया, यहाँ पे आने के बाद क्या हुआ, पहले देखते हैं यहाँ आया, ठीक है। अब एक थ्योरी और है, जो पहले रेजिस्टेंस था, अगर वो टूट गया तो वो सपोर्ट का काम करेगा, और अगर पहले कुछ सपोर्ट था वो टूट गया तो वो रेजिस्टेंस का काम करेगा। कैसे? मार्केट यहाँ आया, यहाँ से ऊपर गया, हमें नहीं पता था यहाँ से ऊपर जाएगा, बट मार्केट गया।
क्यों? क्योंकि ये भी कह लो कि यहाँ छोटा छोटा है, या तो यहाँ से जाएगा, यहाँ से जाएगा, यहाँ पे गैप है, कुछ भी है। वो चीज़ गैप की मैं आपको बाद में बता दूंगा कि यहाँ से क्यों सपोर्ट किया उसने, बट यहाँ से ऊपर गया तो मैंने यहाँ पे एक हॉरिजॉन्टल सपोर्ट ड्रॉ कर लिया। अब मार्केट ने क्या करा, नेक्स्ट टाइम यहाँ पे रुका नहीं मार्केट, यहाँ पे इसे तोड़ दिया। तोड़ने के बाद फिर वो थोड़ा सा रिट्रेस हुआ, बट यहाँ पे फिर रेजिस्टेंस लिया और नीचे आया। फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया। यहाँ पे एकदम परफेक्ट स्टैंड लाइन पे आया, बल्कि ओपननेस से ऊपर होने की कोशिश करी थी, बट टिका नहीं, टिका बिल्कुल भी सस्टेन नहीं करा। यहाँ से फिर इसमें सेलिंग आ गई। तो ये पहले एक सपोर्ट था, यहाँ से यहाँ पे बहुत अच्छा क्या था, सपोर्ट था, ठीक। इस सपोर्ट में क्या हो गया, अब ये हो गया एक रेजिस्टेंस। मैं जल्दी से लिखता हूँ उससे पहले कि नोटिफिकेशन आ जाए, ठीक है। अब ये सपोर्ट है। अब मैं क्या देखूंगा, जब ये सपोर्ट टूट गया तो मैं इसको फॉलो करूंगा कि हाँ अब मार्केट इस के इस लेवल को, यहाँ पे पहले सपोर्ट था, ये तो विजिबल है, अब इसे टूट गया तो इसके ऊपर जाएगा नहीं जाएगा। तो पहली बार तो ज़रूर रेस्पेक्ट देगा, दूसरी बार भले ना दे, तो और यही करा। इसको यहाँ लिख देते हैं। पहली बार में तो गिर गया नीचे, पर सेकंड टाइम में ऊपर चलता चला गया, सेकंड टाइम में नहीं रुका। तो एक ही बार एक ट्रेंड, छोटी सी टाइम की ट्रेंड लाइन थी, 29 अक्टूबर से लेकर के 23 नवंबर तक, मतलब एक महीने की ट्रेंड लाइन थी। उस पर कितनी, एक बार रेस्पेक्ट करेगा, ज़्यादा से ज़्यादा 2 बार, इससे ज़्यादा नहीं। फिर उसके बाद उस ट्रेंड लाइन की कोई वैल्यू नहीं रही, वो मार्केट ऊपर चला गया, ऊपर गया। अब आप ऐसे कह सकते हो, ऊपर गया, फिर थोड़ा सा करेक्ट होकर नीचे आया और इसी ट्रेंड लाइन के पास सपोर्ट लिया, फिर ऊपर चला गया, ठीक है। अब इसको थोड़ी देर के लिए मैं रिमूव कर देता हूँ, एक और भी अच्छी सी चीज़ दिखाने के लिए। मैं आपको छोटे टाइम फ्रेम पे चल रहा हूँ, छोटे टाइम फ्रेम में नहीं, पास पास, जो कुछ दिनों का है, एक कुछ महीनों का, हफ्तों का है, और एक कुछ साल का है। तो ये देख रहे हो, ये पूरे साल की ट्रेंड लाइन है, ईयरली। एक ट्रेंड लाइन ली मैंने, वही पहले यहाँ से मार्केट गिरा था, उसके बाद मार्केट यहाँ से गिरा था, बट यहाँ तक आने से पहले पहले मार्केट यहाँ पे आया था ना, मेरे सामने ये तो कुछ था नहीं। तो मैंने क्या करा, यहाँ पे मार्केट आया, यहाँ ऊपर गया, उसके बाद मार्केट फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया। तो मैंने क्या करा, एक ट्रेंड लाइन यहाँ पे ड्रॉ करी, और यहाँ से जब मार्केट गिरा तो यहाँ तक ड्रॉ कर ली, ठीक है, ड्रॉ कर ली। अब मैं इसको जल्दी से जूम करता हूँ और एक आपको अच्छी सी चीज़ दिखाता हूँ, बार रिप्ले। सॉरी, आई हैव टू साइन इन। सो हम बात कर रहे थे यहाँ पर, ये देखिए, अब मैं आपको बार रिप्ले नहीं दिखा सकता, सॉरी, उसके लिए मुझे लॉगिन करना होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम लॉगिन करके काम करेंगे, तब मैं आप लोगों को बार रिप्ले करके दिखा दूंगा। बार रिप्ले में ये होता है कि हम ये सब चीज़ें हाइड कर देते हैं, हम वहीं तक के चार्ट अपने सामने रखते हैं जिस डेट की हम एनालिसिस कर रहे हैं, उससे हमें ये आगे का प्राइस मूवमेंट देखने में थोड़ी सी एक पिक्चोरियल रिप्रेजेंटेशन अच्छी मिल जाती है। फिलहाल ये मार्केट यहाँ आया, यहाँ से ऊपर गया, तो यहाँ पे सपोर्ट ले लिया, फिर ऊपर यहाँ तक गया, फिर नीचे आया। तो जब नीचे आ रहा था और इस सपोर्ट को तोड़ रहा था, तो मैंने क्या करा, मैंने ट्रेंड लाइन ऐसे ड्रॉ कर दिया आपके सामने ये, ताकि अब दूसरी बार अगर मार्केट ऊपर आएगा, मुझे लगा, ऐसा तो है नहीं कि नीचे चला जाएगा, तो इस ट्रेंड लाइन पर कहीं ना कहीं तो स्ट्राइक करेगा, अकॉर्डिंगली करना चाहिए था, बट क्या करा, नहीं करा, ये यहीं से लौट गया। कैसे लौट गया, क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पे इसने जो सपोर्ट छोड़ा था, हॉरिजॉन्टल सपोर्ट, अभी हॉरिजॉन्टल सपोर्ट यहाँ पे हॉरिजॉन्टल रेजिस्टेंस बन गया। तो इसलिए केवल एक ट्रेंड लाइन से काम नहीं चलता, एक से लेकर दो ट्रेंड लाइन भी आपको ड्रॉ करने पड़ सकते हैं, और क्या पता जो फॉलिंग या इंक्लाइन जो राइजिंग ट्रेंड लाइन है उस पर इफेक्ट ना ले, उस पर रिएक्ट ना करे, वो केवल हॉरिजॉन्टल सपोर्ट को रेस्पेक्ट करे। तो डिपेंड करता है, इसलिए अब मेरे ये ट्रेंड लाइन किसी काम की नहीं है, मैंने इसे सिलेक्ट करा, रिमूव कर दिया। सिमिलरली मार्केट यहाँ आया, यहाँ पे गिर रुका, यहाँ पे रुकने के बाद काफ़ी ऊपर तक गया,
फिर यहाँ आया तो मैंने यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर दी, यहाँ पे ऊपर गया। अब देखो यहाँ फिर रेजिस्टेंस लिया, वही मतलब फर्स्ट टाइम जो लिया था, पहले यहाँ सेकंड यहाँ, फिर यहाँ से जब गिरा तो मुझे लगा यहाँ पे सपोर्ट ले सकता है, बट क्या हुआ, सपोर्ट के नीचे एकदम सपोर्ट पे बन हुआ और बहुत नीचे गया, फिर ऊपर गया मार्केट। कोई बात नहीं, ये ट्रेंड लाइन मैंने अभी ड्रॉ नहीं करी थी, फिर मैंने देखा यहाँ से मार्केट यहाँ तक आने लगा, तो इसका मतलब ये एक और स्विंग लो मिल गया, तो मैंने यहाँ पे भी एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करी कि भैया हो सकता है नेक्स्ट टाइम आए तो यहाँ पे ले। भाई मैं तो जैसे जैसे मार्केट आगे बढ़ेगा मुझे क्या करना है, मुझे अपनी ट्रेंड लाइंस को एडजस्ट करना है, मुझे चार्ट को स्टडी करते रहना है, मुझे अपनी एनालिसिस इंप्रूव करते रहना होगी। उसके बाद जब मार्केट यहाँ पे गया और फिर इसे ब्रेक करने के बाद ऊपर गया, तो मैंने क्या देखा कि ये था सपोर्ट, इसे तोड़ा था, इसे तोड़ने के बाद मार्केट ने इसे रेजिस्टेंस नहीं बनने दिया, मार्केट फिर से ऊपर चला गया। जब इसके ऊपर फिर चला गया तो ये फिर से सपोर्ट बन गया, अगर ऊपर है तो सपोर्ट, नीचे है तो रेजिस्टेंस। अब मार्केट ऊपर है, यहाँ आया, यहाँ पे फिर से सपोर्ट लिया, मतलब एक बार यहाँ लिया वो पहले का था, इस बार नहीं लिया, इस बार मार्केट ने क्या करा, ट्रैप कर लिया, जो सेलर्स थे उन्हें ट्रैप कर लिया, उन्होंने सोचा अब यहाँ से मार्केट गिर जाएगा, बट गिरा नहीं। वो एक ही दिन की सेलिंग आई 20 दिसंबर को, फिर उसके बाद बाइंग आ गई, यहाँ पे सपोर्ट मिल गया, फिर उसके बाद मार्केट ने अच्छी रैली दी, फिर मार्केट ने यहाँ से गिरना स्टार्ट कर दिया, तो जब यहाँ से मार्केट गिरा तो मैंने क्या करा, एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर दी फ्यूचर के लिए। अब जब यहाँ पे गिरा मार्केट तो इस ट्रेंड लाइन पे मार्केट ने एक बार धोखा दिया था, यहाँ पे ट्रैप करा था सेलर्स को कि जाओ भैया तुम सेलिंग कर दो। अब तुमने सेलिंग करा है, बट क्या हुआ, अगले दिन मार्केट गिरेगा नहीं, मार्केट अगले दिन उठ जाएगा, तो ये थी ट्रैपिंग। तो यहाँ पे सपोर्ट लिया, यहाँ पे भी एक सपोर्ट लेने की कोशिश करी, ट्रैप करने के बाद फिर तीसरी बार आया तो यहाँ पे सपोर्ट करा, तो इसकी वैल्यू थी। तो जब यहाँ पे सपोर्ट लिया तो कैसे लिया, एक हैमर बना, उसके बाद यहाँ से इसका ब्रेकआउट हुआ, बट यहाँ पे मैंने आपको कल के वीडियो में बताया था कि यहाँ पे कोई बाइंग की कंफर्मेशन नहीं है। क्यों, क्योंकि सेलिंग बहुत अच्छी तरह से आ रही है, कैंडल देखो कंसिस्टेंटली रेड कैंडल बन रही है, बियरिश एंगल्फिंग भी है और थ्री ब्लैक क्रो भी है, एक दो तीन, थ्री ब्लैक क्रो तो बहुत है, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, थ्री ब्लैक क्रो तो बहुत स्ट्रॉन्ग है। उसके बाद मार्केट ने यहाँ पर फिर एक बार सपोर्ट लिया, तो लोगों को लगा कि नहीं यहाँ पे ये सब, यहाँ पे सेलिंग आ गई, ब्रेक नहीं हुआ ये सपोर्ट, तो हमें लगा कि भाई नेक्स्ट डे देखेंगे, अगर ये टूटता है तो सेल करेंगे, वरना नहीं, क्योंकि एक बार यहाँ पे फंसा चुका है। मार्केट यहाँ से बहुत ऊपर चला गया, अब इतनी बड़ी कैंडल, ये बियरिश एनगल्फिंग जैसी कैंडल देख करके किसी को भी लगेगा कि भाई अब तो मार्केट नहीं गिर सकता, ये सपोर्ट पक्का है। बट क्या हुआ, 2-3 दिन साइडवेज रहा और फिर यहाँ पे गैप डाउन ओपनिंग करी। अब गैप डाउन ओपनिंग में जब लग रहा है कि भैया कल तो मार्केट यहाँ क्लोज हुआ था, आज सीधे यहाँ पे 200-250 पॉइंट नीचे, बट यहाँ से फिर बाइंग आ गई, आई। अब आप क्या करोगे, यहाँ पे जो न्यू ट्रेडर होगा, जो इंट्राडे सोचता होगा, वो कंफ्यूज हो जाएगा कि चल क्या रहा है प्राइस एक्शन, एक दिन ऊपर एक दिन नीचे, गैप अप गैप डाउन, गैप अप गैप डाउन। ये ऐसी सिचुएशन होती है जब वॉर लाइक सिचुएशन होती है, जैसे कंट्रीज के बीच में वॉर चल रहा है, इन्फ्लेशन, जियो पॉलिटिकल इशू चल रहे हैं। इंडिया में भी फेब मार्च के आसपास वो कम्युनल राइट्स भी हो गए थे थोड़े से, मैं उन्हें डिस्कस नहीं करूँगा, बट ऐसी जब सिचुएशन होती है ना तो चीज़ें अच्छी नहीं रहती, प्लस इलेक्शन सर पे थे, तो ऐसी टाइम पे मार्केट बहुत वॉलेटाइल हो जाता है, आपको पता नहीं कर पाओगे एग्जैक्टली मार्केट करना क्या चाह रहा है। बट यहाँ पे सेलिंग आई, फिर जब ये इसने गैप के साथ तोड़ा तो ये लोगों को कंफर्म हो गया कि भैया ये सेलिंग आ गई है। अब देखो यहाँ सपोर्ट लिया, यहाँ तोड़ दिया, फिर यहाँ रेजिस्टेंस लिया। अब मैंने अपनी ट्रेंड लाइन एग्जैक्ट कर ली, मैंने इसे और आगे बढ़ा लिया, मैंने कहा देखते हैं भैया ये कहाँ तक जाती है, मैंने इसे खूब ज़्यादा एक्सटेंड कर दिया। तो यहाँ पे सपोर्ट, फिर गिर गया, यहाँ पे जब रेजिस्टेंस लिया तो कितना नीचे गिर गया, यहाँ पे तक आया। अब यहाँ से जब ऊपर गया तो मैंने एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर दी। अब इस बार मार्केट ने इस पर रेजिस्टेंस नहीं दिया, ऊपर गया, एक दिन का सेलिंग दी, डार्क क्लाउड कवर बनाया, बट और रेजिस्टेंस पे बनाया, कोई भी होता सेल कर देता, जैसे ये एक बहुत अच्छा डार्क क्लाउड कवर है। मैं इसे डार्क क्लाउड कवर क्यों मानूंगा, पहली बात, ये स्विंग हाई पे भले नहीं बना यहाँ पर, तो मुझे क्या पता मार्केट यहाँ तक आएगा, हो सकता है मार्केट यहाँ से गिर जाता, फिर तो मैं वेट ही करता रहता कि नहीं भाई मार्केट इस ट्रेंड लाइन पर नहीं आया, अब मैं क्या करूँ। और मुझे बिलीव भी करना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि इस ट्रेंड लाइन मैंने आपके सामने ड्रॉ करना स्टार्ट करी है, इस ट्रेंड लाइन पे बहुत बार इसने सपोर्ट भी लिया है, रेजिस्टेंस भी लिया है, तो इसके पास अगर मार्केट आएगा तो मुझे सतर्क होकर अटेंटिव होकर के काम करना पड़ेगा कि क्या पता मार्केट ऊपर चला जाए और मैं पोजीशन लूँ सेल की, और मार्केट में सेलिंग ना आए, मार्केट में बाइंग आ जाए। डिपेंड करता है स्मार्ट मनी के ऊपर वो उसे कैसे ड्राइव करना चाह रही है। अब यहाँ पे डार्क क्लाउड कवर, जो डार्क क्लाउड कवर की यह खासियत होती है, ऊपर से
प्राइस एक्शन ओपन होगा बट नीचे तक आएगा और मोर देन 50-60% बॉडी उसकी कवर हो जाएगी और सेलिंग में काफ़ी अच्छी रेड कैंडल बनाएगा जो ऊपर से काफ़ी अच्छा तक लेवल तक प्राइस नीचे ले आएगी और नियरली प्रीवियस डे की कैंडल के लो के पास क्लोज होगा। अब यहाँ अगर किसी ने सेलिंग की पोजीशन बनाई थी, मैं ऑनेस्टली बताऊँ, ऑनेस्टली मैंने ये गलती करी थी। मैं उस फेज़ में सीख रहा था। ये डार्क क्लाउड कवर देखकर और ट्रेंड लाइन का रेजिस्टेंस देख कर के मैंने सेलिंग की पोजीशन बनाई थी। मैंने ऑप्शन सेल करा था, बाई नहीं सेल करा था। और लिटरली बोल रहा हूँ, यहाँ पे क्लोजिंग के टाइम पे मैंने सेल करा था 16,600 जो चल रही है पोजीशन यहाँ करीब। नेक्स्ट डे मार्केट ओपन होता है 16,877, यानी लगभग 277 पॉइंट ऊपर ओपन हुआ था। तो 277 पॉइंट के हिसाब से मेरा तो ऑप्शन था, ऑप्शन के प्रीमियम ऑप्शन में डेल्टा कम होता है, ये चीज़ें बाद में सिखाऊंगा। बट 277 पॉइंट का मतलब होता है पर लॉट के हिसाब से लगभग लगभग 14,000 रुपये का लॉस पर लॉट। अगर कोई फ्यूचर सेल कर रहा है तो, मैंने फ्यूचर नहीं, मैंने ऑप्शंस में काम कर रहा था, तो मेरा लॉस सिंगल लॉट के हिसाब से था लगभग 3 से 4 हज़ार रुपये का लॉस था। तो जब मार्केट यहाँ खुला था और उसके बाद भी मुझे लगा कि क्या पता भैया ये ऊपर ओपन हुआ है, नीचे आ जाएगा, नीचे आ जाएगा, बट आया ही नहीं। ये देखो, गौर से देखो तो ऊपर गया, ट्रेंड लाइन पे तक आया, फिर चला गया। अगर मैं इसे छोटे टाइम फ्रेम में देखूंगा 16 मार्च के प्राइस एक्शन को, तो वो छोटे टाइम फ्रेम में बाद में आएंगे, बट अभी मैं आपको केवल ट्रेंड लाइन का मैजिक दिखा रहा हूँ कि ट्रेंड लाइन ऊपर कैसे करती है और कंफ्यूज कैसे करती है। यहाँ पे सेलिंग आ गई। अब यहाँ तक अगर मैं पूरे दिन बैठा रहता कि नहीं नहीं कल मार्केट गिर जाएगा, ये तो बस ऐसे ही मतलब ट्रैप करने के लिए ऊपर गया, तो यहाँ से सीधे मार्केट ने इतना बड़ा गैप अप लिया। अब समझो क्या हालत होगी जिसने अपना सेल का पोजीशन बुक नहीं करा होगा छोटा सा, तो मुझे यहाँ लॉस बुक करना पड़ा है। ये मेरा एक अच्छा लेसन था कि भैया हमेशा ज़रूरी नहीं है ट्रेंड लाइन पर अगर ये प्राइस एक्शन ही जो सेलिंग का बन गया, और जबकि देखो वॉल्यूम भी ज़्यादा है इस वाले में, प्रीवियस जैसे ज़्यादा वॉल्यूम है, तो सेलिंग आए। इसीलिए इसलिए बोलते हैं कि इंट्राडे ट्रेडिंग जो लोग चेज़ करते हैं कि इंट्राडे 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 इज़ नॉट एन ईजी थिंग। आप समझो कि मार्केट यहाँ से बड़ा 15,700 से 18,100 आ गया, तो मोटा मोटा कितना ये हो गया, 2300 पॉइंट का रैली, 16 17 17 से 18 और ये 2200 पॉइंट का रैली। 2200 पॉइंट में 100-200 पॉइंट निकालना भी डिफिकल्ट होता है, लिटरली डिफिकल्ट होता है। और इंट्राडे में नहीं, स्विंग ट्रेडिंग वालों के लिए, क्योंकि यहाँ से खरीद के बैठ कर आप यहाँ पर ये पोजीशन बन गई, आप डर जाओगे कि यार ये तो सेलिंग हो गई, बट फिर देखोगे नेक्स्ट डे गैप अप गैप अप। तो ये वार लाइक सिचुएशन जिसमें वार हो रहा है कंट्रीज के बीच में, और वॉर के साथ वही इन्फ्लेशन, हाइपर इन्फ्लेशन, जियोपॉलिटिकल इशू, ये सब चल रहा है, तो मार्केट ऐसे ही आप परेशान करता है, कभी ये, और ये न्यूज़ ड्रिवन मार्केट हो जाता है, स्मार्ट मनी ट्रैप करती है। तो इसलिए मार्केट में स्टॉप लॉसेस भी बहुत ज़रूरी होते हैं। बिना स्टॉप लॉस के काम करने वालों का अकाउंट एकदम ब्लैंक हो जाता है, ये इसमें कोई छुपी बात नहीं है। उसके बाद मार्केट यहाँ पे जब ओपन हुआ, फिर वो और ऊपर नहीं गया, फिर 17 मार्च से 28 मार्च 10 दिन तक मार्केट एक ही जगह रहा, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे डांस करता रहा। फिर उसके बाद यहाँ पे छोटा सा एक मार्केट ने कंसोलिडेशन करा, फिर हैमर बनाया। अब नई रैली के लिए एक बुलिश साइन चाहिए होता है, तो यहाँ पे मार्केट ने एक बेस बनाया, इसको हम बोलेंगे बेस बिल्डिंग, ठीक है। और जब यहाँ पे एक अच्छी बेस बिल्डिंग हो गई इस बॉक्स में, बॉक्स के बॉटम पे ही मार्केट ने क्या करा, एक हैमर बनाया, हैमर के बाद यहाँ से निकल के बाइंग आ गई। पर कितनी बाइंग थी, 2 कैंडल में बाइंग थी। अब जिसने इस हैमर पे बाई कर लिया या यहाँ पे भी बाई कर लिया, क्योंकि यहाँ पे अगर ट्रेंड लाइन फेल हो गई, तो अगर इसका मतलब है कि मार्केट ऊपर या नीचे नहीं आएगा, वरना क्योंकि ऊपर क्लोज होता नहीं, और जब ऊपर क्लोज हो गया तो यहाँ से लेके यहाँ तक आपको बस रैली कैप्चर करनी है, उसके लिए आपको प्राइस कन्फर्मेशन आना चाहिए। तो यहाँ तक आपने देखा मार्केट साइडवेज है। अब यहाँ से लेकर यहाँ तक 16 मार्च से 29 मार्च तक 15 दिन आप परेशान रहे, कोई आपको फायदा नहीं हुआ, बट 16 मार्च से लेकर यहाँ तक अच्छी खासी रैली हुई। अब यहाँ पे आपको अपना प्रॉफिट बुक करना है, क्योंकि ट्रेंड लाइन रेजिस्टेंस पे आ गया, तो आप सेल मत करो, बट जो एग्जिस्टिंग पोजीशन है वो आप सेल करोगे। तो इसलिए ट्रेंड लाइन की इंपॉर्टेंस होती है हमें पता करने के लिए कि कहाँ पे प्राइस में रेजिस्टेंस है और कहाँ जाके प्राइस रुक सकता है। ज़रूरी नहीं वापस आए, जैसे ज़रूरी नहीं है कि प्राइस ट्रेंड लाइन पर रुके और वापस आए, जैसे ये, बट वहाँ पे हम अपनी खरीदी बुक कर लेंगे, क्योंकि यहाँ बुक नहीं करेंगे तो फिर वो यहाँ आएगा, ऐसे परेशान करता रहेगा, कोई फ़ायदा नहीं। तो ये था सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, ये होते हैं सपोर्ट, ये होते हैं रेजिस्टेंस। अब ये था मार्केट यहाँ आया, तो यहाँ पे भी मैंने एक लाइन ड्रॉ कर ली हॉरिजॉन्टल की, भैया जैसे मैं हमेशा कर रहा था, यहाँ यहाँ यहाँ। फिर जब मार्केट यहाँ पे गिरा, ये इसको भी फिर से ब्रेक करा, तो इस पे सपोर्ट दिया, और 1 2 3 4 5
5 बार सपोर्ट लिया, यानी 5 सेशन तक, फिर मार्केट ऊपर गया, फिर ऐसे ब्रेक करा, तो यहाँ पे कोई एक बाइंग की पोजीशन ले सकता था। एंड ये देखिए अच्छी खासी दोजी बनी, इसका हाई ब्रेक हो गया, मुझे यहाँ पे बाइंग कर लेनी है, बट मेरा स्टॉप लॉस क्या होगा, इसके नीचे। अगर मार्केट इसके नीचे जिस दिन क्लोज दे गया तो मैं पोजीशन से एग्जिट कर लूँगा, सीधी सी बात। बट यहाँ पे मार्केट इसके नीचे क्लोज दिया ही नहीं। हालांकि स्टॉप लॉस बहुत बड़ा रखना होता है, इसमें डिपेंड करता है कि अगर आप पे छोटा कैपिटल है तो इतना बड़ा स्टॉप लॉस आप अफोर्ड कर सकते हो नहीं कर सकते। तो इसीलिए निफ्टी में ट्रेड करना इज़ नॉट सो इजी। बहुत ज़्यादा मैनिपुलेशन होता है, बहुत ज़्यादा, बिकॉज निफ्टी को केवल आप ट्रेड नहीं करते हो, निफ्टी में 50 डिफरेंट डिफरेंट स्टॉक्स हैं। किसी भी स्टॉक्स में जो भी हैवी वेट्स हैं, जैसे रिलायंस, अगर निफ्टी में बात करें 50 स्टॉक में तो सबसे ज़्यादा वैल्यू रिलायंस की है। जस्ट बिकॉज ये नहीं कि वो महंगा स्टॉक है, जस्ट बिकॉज उसकी कैटेगरी 14% तक रखी गई है। फिर उसके बाद HDFC बैंक, फिर कोटक बैंक। तो इस तरीके से ये दो चार जो स्टॉक हैं, अगर इनमें बहुत अच्छी रैली आ गई तो समझ लो निफ्टी को उठाने वाले मेन मेन कॉन्स्टिट्यूएंट हैं वो 50% वैल्यू रखते हैं। रिलायंस, HDFC, कोटक, यही अगर रैली करेगा तो पूरा मार्केट रैली कर जाएगा। और ये तीनों में से रैंक आ गई तो बचे हुए 47 स्टॉक कहीं भी जाएं, किसी को घंटा फर्क नहीं पड़ता, मार्केट नीचे आना होगा नीचे आएगा। ठीक है, इसीलिए यहाँ पर आते वक्त आपको डिफरेंट डिफरेंट स्टॉक्स पे भी नज़र रखनी होती है कि उनकी पोजीशनिंग क्या है, वहाँ पर कुछ सेलिंग के चांसेस तो नहीं है। ये बहुत ज़्यादा डायनेमिक सब्जेक्ट है, बहुत ज़्यादा डीप सब्जेक्ट है, इसलिए बस मैं आपको बता रहा हूँ कि केवल ये सोच के नहीं कि बस इंट्राडे स्टॉक सिलेक्शन पता चल जाए वहाँ से ट्रेडिंग कर लो। कभी कभी देखा नहीं है, आपका स्टॉक अच्छा खासा है, वो बढ़ेगा, जिस दिन आपने ट्रेड करा उस दिन गिर गया, क्यों? क्योंकि मार्केट गिर रहा था, निफ्टी गिर रहा था। बट नेक्स्ट डे फिर आपने डर के उसमें ट्रेड नहीं करा, वो वापस 50 रुपये नहीं 100 रुपये भी बढ़ गया। तो ऐसा होता है। सबको इस चीज़ को गेन करने के लिए एक्सपीरियंस चाहिए, टाइम लगेगा। तब तक के लिए अभी ट्रेंड लाइन का सेशन यहीं तक रखते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम आगे की ट्रेंड लाइन को फॉलो करेंगे कि ट्रेंड लाइन को कैसे देखना चाहिए, कैसे अज्यूम करना चाहिए। एक चीज़ और हाँ बता देता हूँ, इसको चलिए जाने दीजिए रिफ्रेश करके। एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ, ये टेलीग्राम चैनल है जो मैंने बोला था आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा। ज्वाइन आप लोगों ने करा नहीं करा, आई डोंट नो किसने ज्वाइन करा, बट इसमें मैंने काफ़ी सारे चार्ट्स वगैरह अपलोड करे हैं। ये 21 सितंबर है, आज मैंने मैसेज करा था, सिंस आफ्टर शेयरिंग दिस डेटा मोस्ट ऑफ दीज स्टॉक्स हिट्स 52 वीक हाई एंड फ्यू मेड न्यू ऑल टाइम हाई, जैसे HCL, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, भारत डायनेमिक्स लिमिटेड, GMDC, गुजरात मिनरल्स। तो ये जो स्टॉक्स हैं, अब ये देखिए मैंने आपको ये फोटो भेजा था, ये कब भेजा था मैं इस पर क्लिक करता हूँ, ये 20 जुलाई को भेजा था। मार्केट में बॉटम कब हुआ था? 17-18 जून के पास, 17 जून के बाद 20 जुलाई, यानी पूरे एक महीने तक मार्केट में रैली हुई और आज तक रैली ही हो रही है। लिटरली सही देखा जाए तो गिरा नहीं है, 18,000 के आसपास चल रहा है, 200-300 पॉइंट नीचे। तो इस फोटो में क्या लिखा था? इंक्रीजिंग इंटरेस्ट। ये मुझे डेटा कहाँ से मिला? सोर्स है ETIG डेटाबेस, इकोनॉमिक टाइम्स, ये जो एक न्यूज़ हाउस पब्लिकेशन है, उन्होंने लिखा था। ये स्टॉक हैं GSFC, GNFC, नाल्को, नेशनल एल्यूमिनियम, HL, आप इन सबको देखिएगा। ये जब मैंने शेयर करे थे 20 जुलाई को, तब इनका कुछ प्राइस रहा होगा, चार्ट पे देखेंगे अभी। तो वहाँ पे क्या था? FPI स्टेक इन जून 2022। इन स्टॉक्स में FPI यानी फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर, फॉरेन यानी विदेशी पोर्टफोलियो इन्वेस्टर, जिन जो वो इन्वेस्टर जो विदेशी हैं, ठीक है, सॉरी। तो उनकी जो होल्डिंग थी GSFC में वो 26% थी, यानी GSFC में या GNFC में, या मैंने जैसे कुछ HL को ले लेते हैं, HL में 5.56%, यानी HL के 5.56% शेयर फॉरेन विदेशियों के पास थे जून में, ठीक है। और उससे पहले दिसंबर में क्या किसके पास थे? इनके पास कितने थे HL के? 3.15, ठीक है। तो पिछले साल दिसंबर से इस साल जून तक 3.15 से 5.5 से होगा, यानी विदेशी लोगों ने, बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन ने, जैसे हमारे यहाँ क्या है इंस्टीट्यूशन, SBI, LIC, SBI म्यूचुअल फंड्स, और इस तरीके के जैसे जो बड़े बड़े ब्रोकरेज हाउसेज हैं, ये लोग भी भाई जो बिग मनी कहलाती है। तो भाई विदेशियों में तो अथाह पैसा होता है, आप जानते ही हो, बिकॉज उनका तो बहुत ज़्यादा ही होता है, अमेरिका, यूरोप, कुछ भी आप कंसिडर कर सकते हो। तो उन्होंने इन स्टॉक्स में, कहने का मतलब है, पिछले साल दिसंबर से लेके जून तक खरीदारी करी है। ऑब्वियसली बात है, पूरा मार्केट गिर रहा था तो ये भी गिरे होंगे, या फिर गिरे नहीं होंगे तो बड़े नहीं होंगे, बट इसमें उन्होंने खरीदारी करी। तो भाई
जो स्मार्ट मनी है, जो अरबों खरबों यानी करोड़ों, थाउजेंड्स ऑफ करोड़, लैक्स ऑफ करोड़ रुपए लगा करके वो शेयर ले रहा है गिरते हुए मार्केट में, तो वहाँ पे वैल्यू होगी नहीं होगी? तो मैंने आपकी यही हेल्प करी थी जो आप लोगों को शायद समझ में नहीं आई। इस पोस्ट पे किसी का ना कोई लाइक या कोई एक रिस्पॉन्स भी नहीं आया जिससे उन्हें पता चला हो। ये 3.15 से 5.16 हो गई, ये जून में हुई और मैंने आपको जुलाई में शेयर करा। अब सिंपल सी बात है, इसको बंद कर देते हैं। यहाँ पे आ जाते हैं चार्ट्स पे, यहाँ पे टाइप करते हैं HAL। ठीक है, HAL खुलेगा तो हम HAL का प्राइस एक्शन देखेंगे। HAL यानी हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड है, इस पर क्लिक कर लेते हैं। ठीक है, मैंने आपको कब भेजा था? मैंने आपको भेजा था 20 जुलाई को। तो 20 जुलाई को कौन सी कैंडल थी, कहाँ थी? जुलाई, 7 जुलाई, 6 जुलाई, 12, 15, 18, 19, 20। मैंने आपको 20 जुलाई को भेजा था। अब सारा प्राइस एक्शन भूल जाइए, 2 मिनट के लिए सारी ट्रेंड लाइन भूल जाइए। आपको पावर ऑफ स्मार्ट मनी दिखा रहा हूँ। 20 जुलाई को दो चीज़ें थी। एक तो मार्केट निफ्टी पूरा उठना स्टार्ट हो गया था, तो जब निफ्टी उठना स्टार्ट हो गया यानी कंट्री में चीज़ें शायद थोड़ी नॉर्मलाइज थी, या जो बुरी खबर थी वो फैक्टर इन हो गई। फैक्टर इन यानी ऑलरेडी मार्केट ने गिर के उसकी भरपाई कर ली। अब मार्केट ने बढ़ना स्टार्ट करा। तो देखिए 20 जुलाई को अगर उस रिकमेंडेशन के बाद, मैंने वो रिकमेंडेशन एक हिंट दिया था, उस हिंट के बाद अगर किसी ने खरीदा था तो प्राइस था 1846। आज क्या डेट है? 2439। आप यहाँ पे खरीद के, ठीक है, आप यहाँ पे इसको थोड़ा मैं छोटा कर देता हूँ ताकि यहाँ पे बाई करके यहाँ बेचते, यहाँ खरीदते, यहाँ सेल करते, कुछ भी करते हैं। वॉल्यूम्स भी काफ़ी अच्छे अच्छे हैं जब जब ऊपर गया है। यानी मतलब ऐसा ही नहीं है कि इसमें कुछ मैनिपुलेशन हुआ है, काफ़ी अच्छी डिमांड है इसमें, काफ़ी लोगों ने खरीदारी करी है। वॉल्यूम्स आपको बता रहे हैं, ये देखो बड़े बड़े ग्रीन कैंडल। फिंगर रखो यहाँ पर, ये कर्सर रखो, 3.592 मिलियन और ये 4 मिलियन, 3.7 मिलियन। तो यहाँ से मार्केट में काफ़ी अच्छी रिकवरी आई नहीं आई? अब देखते हैं पिछले साल दिसंबर से। पिछले साल दिसंबर थी ये, दिसंबर में इसमें हिस्सेदारी कम थी, उनका स्टेक होल्डिंग इसमें कम थी, 3.56%। 1200 रुपये का था वो, तब से खरीद रहे हैं इसे दिसंबर से लेके जून तक। 1200 से जून में प्राइस कहाँ पहुँच गया? 1700। 1700 से फिर गिर कर आया, सोचो 1600, 1400। 1400 आया, बट उसके बाद फिर ऊपर चला गया। 1400 से नीचे क्यों नहीं आया? मैं दिखाता हूँ आपको 1400 से नीचे क्यों नहीं आया। क्योंकि अगर मैं यहाँ एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करूँ तो क्या ये सपोर्ट नहीं है? यहाँ गया, नीचे आया, यहाँ पहले ही नीचे गिर गया, फिर यहाँ आके नीचे गिरा, फिर यहाँ ब्रेकआउट दिया। ब्रेकआउट के बाद ये हुआ रीटेस्ट ऑफ द प्राइस रेंज, रीटेस्ट करके करेक्शन करके वापस आया और यहाँ पे फिर एक बनी स्पिनिंग बॉटम, उसका हाई ब्रेक हुआ, फिर कैंडल के बाद अच्छी खासी बाइंग आई, यहाँ से यहाँ तक की बाइंग आ गई। ऐसे यहाँ पे देखो ये इन्वर्टेड है हमारा, दोजी ड्रैगन फ्लाई दोजी बनी, फिर ये छोटी सी कैंडल बनी और इसका हाई ब्रेक हुआ, आ गई। इस तरीके से आपको प्राइस एक्शन को फॉलो करना होता है। यहाँ पे प्राइस एक्शन भी कवर कर दिया मैंने, आपका ट्रेंड लाइन भी दिखा दी हॉरिजॉन्टल सपोर्ट में, और रैली भी दिखा दी, और अब ये भी बता दिया मैंने आपको यहाँ शेयर करा था। ठीक है भाई, मेरे पास अपडेट आया तो मैंने आपको शेयर करा। बट आप भी इंटरनेट पे एक्टिव होगे तो आप भी डेटा देख सकते हो। मैं अगर एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करूँ, ये देख रहे हो आप? इस ट्रेंड लाइन को काफ़ी अच्छे से फॉलो करा है, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे। अब ये तो बनी बनाई है, मेरे सामने चार्ट बना बनाया था, मैं देखो, बट अब इस ट्रेंड लाइन के नीचे मैं देख रहा हूँ प्राइस क्लोज हो चुका है। तो अगर इसके नीचे फर्दर गिरा तो प्राइस नीचे आ सकता है। ठीक है, बट कहाँ तक आ सकता है? तो मैं एक सपोर्ट यहाँ पे ड्रॉ कर लूँगा, या तो यहाँ पे या यहाँ पे, क्योंकि पहले ये था रेजिस्टेंस, यहाँ से प्राइस गिरा फिर ऊपर निकला, तो हो सकता है यहाँ पे सपोर्ट लें, इसलिए मैंने ड्रॉ कर लिया। तो HCL में हम ध्यान रखेंगे कि अगर 2354 ये प्राइस आता है, 2354 लिखा है यहाँ पे, 2300, 2357 है, 2350 मान लीजिए, 5-10 रुपये ऊपर नीचे, यहाँ पे हो सकता है यहाँ पे आके प्राइस बाउंस ले और ऊपर जाए, हो सकता है नीचे तोड़े तो नीचे भी जाए, बट वहाँ ध्यान से ट्रेड करना होगा। अभी मैं कोई ट्रेड रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूँ, मैं आपको बात बता रहा हूँ। अब मैं इसका अगर वीकली चार्ट लगाऊँ, और भी हैं जिनके मैंने नाम लिखे, आप उनकी एनालिसिस खुद करिएगा और एटलीस्ट कमेंट में मुझे ज़रूर बताइएगा कि उनकी एनालिसिस से आपको क्या मिला। अभी देखो मार्केट नीचे जा रहा है, जा रहा है, जा रहा है,
ठीक है। ये स्टॉक यहाँ से अप्रैल 2018 से ये इसकी लिस्ट हुआ था स्टॉक मार्केट में। उससे पहले स्टॉक मार्केट में कंपनी नहीं थी, तो यहाँ पे मैंने लाइन ड्रॉ करी। फिर मैंने देखा यहाँ गिरा तो मैंने ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर दी। फिर इसे खूब एक्सटेंड कर दिया। अब ये देखिए, यहाँ से यहाँ आया, तो पर मैंने पहले इस कैंडल को इस कैंडल से जोड़ा क्योंकि सबसे नियरेस्ट यही थी। यहाँ पे स्टैंड लाइन पे इफेक्ट करा, यहाँ पे करा, यहाँ पे क्या करा, यहाँ पे थोड़ा थोड़ा रेजिस्टेंस लिया, ट्रेंड लाइन पे डांस करता रहा, ट्रेंड लाइन के पास ही ट्रेडिंग चलती रही। बट फिर यहाँ से ब्रेक हुआ और उसके बाद वापस से स्टैंड लाइन के पास आया आया फिर ऊपर गया। तो ऐसा भी होता है। ये देखिए, ये एक छोटा सा सपोर्ट, जब मैंने यहाँ पे लो बनाया तो यहाँ पे सपोर्ट लिया प्राइस ने, फिर ऊपर गया, फिर यहाँ सपोर्ट लिया, फिर ऊपर गया, फिर यहाँ सपोर्ट लिया। अब ऊपर क्यों नहीं जा रहा था? क्योंकि ये ट्रेंड लाइन का रेजिस्टेंस था। नीचे क्यों नहीं जा रहा था? क्योंकि एक बार यहाँ सपोर्ट ले लिया, यहाँ ले लिया, तो तीसरी बार मजबूरी थी लेना। अब मैंने अगर यहाँ सपोर्ट ड्रॉ करा तो मैंने देखा यहाँ पे सपोर्ट पहली बार में ब्रेक हो गया। ब्रेक होने के बाद फिर ये ऊपर गया, कोई बात नहीं, फिर नीचे आया। तो मैंने देखा ये सपोर्ट जो है इस ट्रेंड लाइन को एक्सटेंड कर देते हैं। अब ये ट्रेंड लाइन नहीं, ये पूरी की पूरी प्राइस रेंज है जो एक्ट कर रही है सपोर्ट की तरह। थोड़ा 10, 5, 20 रुपये ऊपर नीचे हो सकता है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। वो वही हमें सीखना है, उसी को हमें प्राइस साइकोलॉजी डेवलप करनी है। यहाँ पे सपोर्ट लिया, यहाँ पे छोटा सा ब्रेकआउट देके फिर बाउंस हो गया, फिर सपोर्ट लेके फिर बाउंस हुआ, फिर यहाँ पे देखिए ये रेजिस्टेंस बना। यहाँ पे अब जब ये आया ना, 3 बार सपोर्ट लिया, 3 बार क्या, चौथी बार तोड़ दिया। तो सपोर्ट क्या करेगा, बहुत स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस का काम करेगा, क्योंकि ये यहाँ 16 जुलाई 2018 से लेकर 10 दिसंबर 2018, यानी लगभग 5-6 महीने से यहाँ सपोर्ट ले रहा था। 5-6 महीने का सपोर्ट तोड़ करके रहा स्टॉक। तो जब वापस जाएगा तो उस प्राइस पे सेलिंग आएगी ही आएगी। अब यहाँ पे आपने सेलिंग कर दी, थोड़ा सा ऊपर गया बट क्लोज नहीं हो पाया, सेम वीक में नीचे आ गया, तो यहाँ से आपने सेल करा, वो और नीचे आया। अब प्रीवियस सिंगलों के पास फिर सपोर्ट ले लिया। अब हमें पता नहीं था बट हमने ट्रेंड लाइन ड्रॉ करके रखी थी। क्यों? क्योंकि भैया हो सकता है सपोर्ट ले लिया। फिर यहाँ पे बाइंग आने लगी। इस तरह से आप एनालिसिस करना सीखो। अब एक ट्रेंड लाइन और ड्रॉ करी जा सकती है। इसका लाइफ टाइम लो जो है, लोएस्ट प्राइस, वो है 9 मार्च 2020 को, वही जब कोविड आया था। तब से लेकर अगर आप ऐसे एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर दो, तो ये देखो यहाँ पे मैंने क्या करा, यहाँ पर ड्रॉ कर दी, इस पे आया, यहाँ ड्रॉ कर दी। अब दोबारा ट्रेंड लाइन पे आया, नहीं आया, तो मैं क्या करूँगा, थोड़ा सा अपनी ट्रेंड लाइन को एडजस्ट कर लूँगा। इस वाले लो से ना, इस वाले लो से ले लूँगा। ट्रेंड लाइन ड्रॉ करना ये लिटरली एक आर्ट है अपने आप में। आपको खुद से ही सीखना होगा, प्रैक्टिस कर करके। मैं केवल आइडिया ही दे सकता हूँ कि किस तरीके से ड्रॉ करी जाती है। जनरली पेड क्लासेस में भी ऐसा ही होगा। अब यहाँ पे आया, इसके बाद इस ट्रेंड लाइन पे फिर टकराया नहीं, जैसे वही निफ्टी का था। निफ्टी ने एक बार सपोर्ट दोबारा नहीं लिया, ऐसे ही ये है। अब मैंने फिर से क्या करा, ट्रेंड लाइन को यहाँ रख दिया। अब देखा तो यहाँ पे थोड़ा बहुत सपोर्ट लेने की कोशिश करी मार्केट ने। जैसे यहाँ पर अगर मैं करूँ तो 1, 2, 3, पर मैं हर बार जैसे जैसे प्राइस बढ़ेगा ट्रेंड लाइन को एक्सटेंड करता जाऊंगा, देखने के लिए प्राइस सपोर्ट ले रहा है या नहीं ले रहा है। फिर उसके बाद मार्केट ने क्या करा, यहाँ तोड़ा, फिर ऊपर निकल गया, मैंने इसे ऐसे एडजस्ट कर दिया। ये इस तरह से हमें अपने प्राइस को एडजस्ट करना होता है। एक ट्रेंड लाइन ये देखिए, प्राइस यहाँ से गिरा था, यहाँ से गिरा, यहाँ से गिर के डायरेक्ट एक बार में ऊपर नहीं गया। 23 अगस्त 2021 को प्राइस यहाँ पर आ गया। कहाँ पर आ गया? जहाँ पे वो पिछले साल अगस्त 20 में था, यानी सन 2020 17 अगस्त को प्राइस यहाँ था। 2021 में भी 30 अगस्त को वहीं आ गया प्राइस। पूरे 1 साल तक नीचे रहा और 1 साल के बाद आया। तो पहली बार में ऊपर जाएगा? नहीं जाएगा। यहाँ पे थोड़ी देर कंसोलिडेशन हुआ, करेक्शन हुआ, नीचे भी गिरा, परफेक्टली नहीं गया। देखिए ये फेक आउट करने की कोशिश करी, इंटरडे में ऊपर गया होगा, बहुत से लोगों ने बाय करा होगा, फिर उनका स्टॉप लॉस आ गया। क्यों? क्योंकि क्लोज नहीं हुआ प्राइस, तो क्लोजिंग बेसिस ज़रूरी है। फिर नीचे आ गया, नीचे आने के बाद क्या हुआ, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर तीसरी बार भी इसने ब्रेकआउट दिया। तो इस ट्रेंड लाइन को मैं यहाँ तक पूरा कंसीडर कर सकता हूँ। क्यों? क्योंकि इस ट्रेंड लाइन के ऊपर जब अच्छे से ब्रेकआउट आया भी, तो कहाँ आया? यहाँ पर आया। इन सारी कैंडल के हाई के ऊपर क्लोज हुआ, तभी भी इस कैंडल में दिक्कत थी। और क्या, यहाँ क्लोज हुआ, कोई बात नहीं। जब ये सेकंड कैंडल की क्लोजिंग आ गई, तो प्राइस बहुत बढ़ चुका है। अब मुझे ये कंफर्म हो गया कि ब्रेकआउट तो हो गया। अब जब प्राइस नीचे आएगा तब मैं खरीदूंगा। तो जब प्राइस थोड़ा सा नीचे आया,
तो मैंने शॉपिंग कर ली, खरीदारी कर ली स्टॉक की। उसके बाद अब मैं रैली कर रहा हूँ। वीकली के बाद अगर मैं मंथली चार्ट में जाना चाहूँ तो ये देखिए, इन मंथली चार्ट यू कैन सी, देख रहे हैं इस हाई के ऊपर मंथली क्लोज पहला यहाँ मिला, दूसरा यहाँ मिला, तीसरा यहाँ मिला, तब जा करके हम आगे कंसीडर कर पाए। और मैंने आपको यहाँ इंटीमेट करा था इसके बारे में। तो इस तरह से आप लोग स्टॉक की एनालिसिस करते हैं। आज के सेशन में इतना ही रखते हैं, काफ़ी लेंदी ऑलरेडी हो चुका है। हम नेक्स्ट वीडियो में कुछ और स्टॉक की एनालिसिस करेंगे कि ट्रेंड लाइन कैसे ड्रॉ करते हैं, कैसे ड्रॉ नहीं करते हैं। अगर आप चाहते हो कि किसी स्टॉक की एनालिसिस, रिलायंस या कोई भी स्टॉक जैसे बजाज फाइनेंस या हिंदुस्तान यूनिलीवर, आप कमेंट में नाम बताना, मैं उस स्टॉक की एनालिसिस नेक्स्ट स्टॉक उसमें कर दूंगा, ठीक है। तब तक के लिए वीडियो को यहीं पॉज करते हैं। बाय।